हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, जिनका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, एंशिएंट सोसाइटीज़, प्राचीन समाज, इसके जो यूनिट फर्स्ट हैं, आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है। इसमें हम जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, या फिर आप उसको चैप्टर फर्स्ट करके मान सकते हैं या फर्स्ट पार्ट के तौर पे आप ले सकते हैं। तो इसमें अभी हम इसको पढ़ेंगे कि सभ्यताओं को परिभाषित करना, इतिहास लेखन, शहरी क्रांति और कांस्य युग धातु प्रौद्योगिकी संबंधित वाद विवाद। तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए और साथ ही साथ आपको ये पता चले कि आप पढ़ क्या रहे हैं इस बुक में और इस चैप्टर में। जैसे कि आपकी इस बुक का नेम है एंशिएंट सोसाइटीज़। इसमें मतलब हम क्या पढ़ेंगे, जो प्राचीन हमारा समाज था, जो हमारी पुराने टाइम के जो समाज के जो स्ट्रक्चर था, कैसी सभ्यताएं थी, हमारा कल्चर क्या था, हमारे रहने का तौर तरीके क्या थे, हम इस बुक के अंदर ये पढ़ेंगे। और जो आपका ये चैप्टर है इसके अंदर अभी हम देखेंगे कि सभ्यता होती क्या है, सभ्यताओं की विशेषताओं के बारे में देखेंगे, संस्कृति क्या है, संस्कृति की विशेषताएं क्या है, संस्कृति और सभ्यता आखिर में ये एक दूसरे के आप अगर देखें ना, तो कई लोगों को तो ये हो जाता है भ्रम कि जो संस्कृति और जो सभ्यता है वो एक ही है, बट इनमें बहुत बड़े मतलब डिफरेंसेस हैं। इनके डिफरेंसेस को भी हम जानेंगे, साथ ही साथ हम शहरी क्रांति इनको भी देखेंगे। तो एक मैंने आपको ये ओवरव्यू बता दिया कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैंने ना आपको ये यूनिट जो फर्स्ट है ना, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, मैंने आपको ये भी एक वो दे दिया ओवरव्यू, कि जैसे कि आपसे ये पूछ सकता है कि सभ्यता से आप क्या समझते हैं, सभ्यता की विशेषताएं बताइए, और सभ्यता के उद्भव विकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, इनके बारे में बताना है। ओके, अगर कभी कभी मेरी स्पीड है ना थोड़ी वो हो जाती है, फ्लुएंटली ना बहुत तेज हो जाती है, तो जैसे कई बच्चे जो 2x की स्पीड पे देखते होंगे उनको ये 2x की स्पीड पे करने की वीडियो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं वैसे ही आपको मतलब वो स्पीड तेज रहती है मेरी बोलने में, ठीक है। क्योंकि जब मैं कोई चीज़ समझा रही होती हूँ ना, तो मैं उसमें कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाती हूँ, जिस वजह से मेरी थोड़ी स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो आप इसे थोड़ा नेगलेक्ट करना। जो बच्चे 2x की स्पीड पर देखते हैं वो इसको 2x की स्पीड पर ना देख के नॉर्मल स्पीड पर देखना। ओके, तो इसमें यही है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये इस चैप्टर से बन सकता है, जो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है उससे। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि संस्कृति से आप क्या समझते हैं, संस्कृति की विशेषताओं, सांस्कृतिक और सभ्यता के संबंधों में अंतर को भी स्पष्ट करना है। इनमें आपस में क्या संबंध है इनके बारे में भी हम देखेंगे, और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके बारे में भी हम देखेंगे इसी वीडियो में। शहरी क्रांति की अवधारणाओं को समझाइए, और चाइल्ड के शहरी क्रांति के मॉडल को मैथ और चाइल्ड द्वारा प्रतिपादित एक शहर की 10 संक्षिप्त विशेषताओं को बताइए। इन्होंने ये ना शहरी क्रांति के 10 इन्होंने मॉडल वो बताए थे कि हाँ, जो शहरी क्रांति है, मतलब इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं कि उस देश में शहरी क्रांति आई है। शहरी क्रांति को मैं भी डिफाइन अभी अच्छे से करूँगी, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ बता रही हूँ कि इन्होंने 10 सिद्धांत दिए थे, 10 प्रिंसिपल्स दिए थे, और इनकी बहुत आलोचनाएं भी हुई थी और इनके बहुत फेवर में भी थे कई लोग। तो यही चीज़ था। तो पहले तो हम जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको ऐसे पढ़ा रखा है ना कि हाँ, आपके क्वेश्चंस के भी आपको आंसर मिल जाएंगे, और प्लस आपके पूरे जो चैप्टर है ना वो भी क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं से भी कोई भी अदर चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है, जो भी डाउट क्लियर, सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी एक भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर कुछ टर्म्स एंड मतलब वर्ड्स ऐसे रह जाते हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगे, तो आप इसके कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के कमेंट करके पूछ लेना। तो अब हम पढ़ते हैं कि सभ्यता से आप क्या समझते हैं। और जो मैंने अभी आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें बताई ना, तो ये भी मुझे बताना ज़रूरी था, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। अब मैं आने वाली वीडियोस में आपको ये चीज़ें कुछ नहीं बताऊंगी, सीधे फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट किया करेंगे। तो इसमें अब देखते हैं कि सभ्यता क्या है। तो जैसे कि इसमें लिख रखा है कि सभ्यता का संबंध उपयोगिता से होता है। मनुष्य केवल उन्हीं कार्यों को करता है जो उनके लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक बार इंग्लिश में बता देती हूँ कि सभ्यता का इंग्लिश में मतलब क्या होता है। कई बच्चे क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी हो जाती है उनको। सिविलाइजेशन। ओके, तो जैसे कि सभ्यता से हम समझते हैं कि हमारे रहने का तरीका क्या होता है, ठीक है। अगर जैसे कि अब इसमें लिखा हुआ भी है कि सभ्य जीवन का प्रारंभ क्रियाशीलता द्वारा उपयोगिता की प्राप्ति स्वरूप होता है। जैसे अब जंगलीपन अथवा बर्बरता की स्थिति से उभर कर जब मनुष्य अपनी सुरक्षा, सुविधा और समाजीकरण की ओर प्रथम चरण उठाए, तभी से उसे क्या कहा जाता है, सभ्य की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। जब हम तौर तरीके से रहने लग जाते हैं, हमारे रहने का तरीका एक सभ्य नागरिक की तरह हो जाता है, तभी हम उसको क्या एक संज्ञा दे देते हैं कि हाँ, ये सभ्य व्यक्ति है, इसमें सभ्यता है,
यही चीज़ तो होती है ना। अगर आप जैसे आपने पहले आदि मानव के बारे में सुना होगा, तो जो आदि मानव थे वो कैसे थे, वो असभ्य थे, वो सभ्यता उनमें नहीं थी। परंतु जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता गया तो उन्होंने रहने के लिए अपना आवास बनाया, भोजन को पकाने के लिए उन्होंने आग की खोज की, रहने के लिए उन्होंने घर बनाया, पहनने के लिए उन्होंने कपड़ों का वो का इंतज़ाम किया। तो यही चीज़ के अंदर कही गई है कि जब जो मनुष्य है वो जंगलीपन या बर्बरता की स्थिति से उभर कर एक तरीके से अपनी सुरक्षा सुविधा और समाजीकरण की ओर पहला कदम उठाता है, उसी को क्या कहते हैं, हमने उसको सभ्यता की संज्ञा से विभूषित किया है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जब मनुष्य ने बंदर की स्थिति को त्याग कर अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सफल प्रयोग करने प्रारंभ किए, तब वह सभ्यता की स्थिति में क्या हो गया था, आ गया था। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि सभ्यता क्या होती है, सभ्यता से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार सभ्यता बर्बरता के विरुद्ध जीवित रहने की दशा है। आप ये समझ रहे होंगे बर्बरता का मतलब क्या होता है कि मतलब हिंसक तरीके से, ठीक है, जो मतलब इंसान जो जंगली पन की तरह रहता है ना, कि जिसमें कोई मैनर्स नहीं होते, कोई भी मतलब जब जैसे मर्जी रहो, कोई मतलब किसी से मतलब ही नहीं रहता कि कौन कैसे रह रहा है, तो वो उसी कंडीशन को कहते हैं बर्बरता की स्थिति। मतलब बहुत दयनीय स्थिति, मतलब कोई वो नहीं होना, कुछ भी मैटर नहीं करना कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए, हमें किस तरीके से उठना बैठना बोलना और किस तरीके से हमें वो करना चाहिए। तो ये होती है बर्बरता की स्थिति। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि जब बर्बरता के विरुद्ध जीवित रहने के लिए इंसान मतलब अपने आप को वो कर लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सभ्य कहते हैं, सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, अब हम सभ्यता की परिभाषाएं देखते हैं कि जो विभिन्न जो विद्वान थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने इसकी क्या डेफिनेशंस दी हैं। तो जो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार इन्होंने कहा है कि सभ्यता से हमारा अर्थ है उस संपूर्ण प्रविधि तथा संगठन से है जिसे कि मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के प्रयत्न से बनाया है। ठीक है, कि जो मनुष्य होता है वो एक तरीके से देखा जाए अपनी पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप में उसमें रहता है, उसमें बिल्कुल मैनर्स के साथ रहता है, नियंत्रित करके रहता है। ये नहीं होता कि जब मर्जी जो चाहा वो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। तो उसने जो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार इन्होंने ये डेफिनेशन दी है सभ्यता की। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो गई होगी तो आप इसे वो कर लेना, नेगलेक्ट कर देना। नेक्स्ट है आपकी जो स्कॉलर्स हैं ग्रीन के अनुसार, इन्होंने कहा है कि एक संस्कृति तभी सभ्यता बनती है जब उसके पास एक लिखित भाषा, विज्ञान, दर्शन, अत्यधिक विशेषीकरण वाला श्रम विभाजन एवं जटिल तकनीक तथा राजनीतिक पद्धति हो। अब इसमें इन्होंने ना थोड़ा संस्कृति वर्ड लिया है। एक बात बोलूं मैम, जो संस्कृति है ना वो सभ्यता का स्मॉल रूप है। अगर मैं आपको संस्कृति को समझाना चाहूँ, अभी मैं आपको इसको बताऊंगी अच्छे से और कि संस्कृति क्या है। जब संस्कृति को ही मिलाकर, जैसे एक छोटे छोटे चीज़ों को मिलाकर ही हम क्या बनाते हैं, सभ्यता का इन्वेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से अभी आप इसको लेकर चलिए। तो यही बोला है कि एक संस्कृति तभी सभ्यता बनती है ना जब उसको हम क्या कहते हैं, एक लिखित तौर पे उसके दर्शन को देख लेते हैं, उसमें हम उस चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती है, फिर सभ्यता बन जाती है। क्योंकि जो सभ्यता है ना वो बहुत वास्ट चीज़ है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये पूरे एक समाज को वो कर लेती है। और जो संस्कृति वो होती है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर होती है कि हाँ आपका कल्चर क्या है। जैसे आपने फैमिली में भी सुन रखा होगा कि हमारी फैमिली का कल्चर ये है, बट वही कल्चर अगर आप देखें, अगर अपने समाज में देखने लग जाए, 4 घर में 5 घर में यही चीज़ें फॉलो होने लग जाती हैं, तो वो क्या हो जाती है, एक सिविलाइजेशन बन जाता है, एक सभ्यता बन जाती है कि हाँ वो समाज में हमारे इस तरीके से क्या हो रही है, वो चीज़ें फॉलो हो रही हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि संस्कृति और सभ्यता है क्या। अभी मैं वैसे संस्कृति को और अच्छे से डिफाइन करूंगी, अभी आप सभ्यता समझ लीजिए कि हाँ सभ्यता क्या होती है, हमारे रहने के तौर तरीके कैसे रहने चाहिए, हमें किस तरीके से समाज में उठना बैठना बोलना चाहिए, और वो सभी जब लोग फॉलो करते हैं एक बड़े लेवल पर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम या साधन सभ्यता के परिचायक होते हैं। सभ्यता के अंतर्गत उन समस्त साधनों को सम्मिलित किया जाता है जो मानव की क्या होती है, विभिन्न आवश्यकताओं की क्या कर रहे होते हैं, पूर्ति कर रहे होते हैं। जो उनकी नीड होती है, जो उनकी इंपॉर्टेंट चीज होती है, उनको वो क्या कर रहे होते हैं, फुलफिल कर रहे होते हैं, तथा मानवीय जीवन के लिए क्या होती है, आवश्यक होते हैं। जो सभ्यता है ये भी एक तरीके से देखा जाए तो एक मनुष्य को मनुष्य बन सके तो ये सभ्यता इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्टली तो हमारी संस्कृति आती है जो एक पर्टिकुलर मनुष्य के अंदर होती है, परंतु जो मनुष्य उसी जो अंदर जो हमारी संस्कृति होती है, जो हमारी शिक्षाएं होती है, जो हमारी फैमिली से हमें जो वैल्यूज़ मिले होते हैं, फैमिली वैल्यूज़, उनको वो एक समाज लेवल पे, एक सामाजिक लेवल पे जब वो उभारती है उस चीज़ को, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सभ्यता की विशेषताएं एवं लक्षण। तो सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके हमें देखते हैं।
कि ये क्या करती है, जो सभ्यता होती है वो आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। अभी तक हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं ना कि हाँ, ये आवश्यकताएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक माध्यम है। तो इसके अंदर यही पॉइंट लिखेगा कि एक इसकी ये भी विशेषता है कि ये क्या करती है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानव द्वारा सभ्यता के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि सभ्यता मानव की किसी न किसी आवश्यकताओं की क्या कर रही होती है, पूर्ति कर रही होती है। क्योंकि सभ्य जो व्यक्ति होता है तो वो अपने देखा जाए तो क्या हो रहा होता है, उसकी सारी जो वो होती हैं नीड्स होती हैं, जो आवश्यकताएं होती हैं वो फुलफिल हो रही होती हैं, क्योंकि वो उस समाज में रहकर उस लेवल पे हर एक वर्क को क्या कर रहा होता है, कंप्लीट कर रहा होता है। तो वो क्या कर रही होती है, जो सभ्यता होती है वो भी तो उससे क्या कर रही होती है, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ आप समाज से हटकर हैं, आप उसमें रहकर एक अच्छे से एक अच्छे नागरिक के तौर पे क्या कर पाते हैं, अपने लाइफस्टाइल को वो कर पाते हैं, जी पाते हैं। तो यही चीज़ है कि आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन भी है सभ्यता। नेक्स्ट है परिवर्तनशील। इसकी एक ये भी विशेषता है। तो इसमें क्या है कि मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक जो मानव है, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसमें क्या लिखा है कि हर जो मानव की आवश्यकता होती है वो कैसी होती है, असीमित होती हैं, परंतु जो साधन होते हैं वो तो सीमित हो रहे होते हैं। तो क्या होता है कि हम अपने साधनों में ही परिवर्तन करके मानव की आवश्यकताओं की क्या कर रहे होते हैं, पूर्ति कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ है कि मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है, उनमें चेंजेस आते रहते हैं। आज आपको ये चाहिए तो नेक्स्ट टाइम आपको, अगर आपके पास वो चीज़ हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम आपको ये चीज़ चाहिए होती है। जैसे आज मान लीजिए आपके पास बाइक नहीं है, ठीक है, आज तो आपको बाइक चाहिए। जब आपके पास बाइक हो जाएगी तो आपकी जो वो है आवश्यकताएं हैं उसमें चेंजेस हो जाएंगे। फिर आपको क्या चाहिए होगी, कार चाहिए होगी। जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा आपकी जो वो हैं आवश्यकताएं हैं उनमें क्या होते रहेंगे, चेंजेस आते रहेंगे। तो यही चीज़ लिखा गया है कि सभ्यता की एक ये भी विशेषता है कि जो मानव की जो आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ क्या होता है, परिवर्तन हो रहा होता है। इसके परिणाम स्वरूप आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों में भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे पहले ठंडे पानी के लिए मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल होता था, परंतु आजकल क्या हो रहा है, कूलर, फ्रिज, इन सब का इस्तेमाल किया जाने लग गया। तो यही है कि टाइम के साथ साथ क्या होता है, आवश्यकताओं में चेंजेस आते रहते हैं। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस जो सभ्यता के बीच में हम रहते हैं, तो उसमें क्या हो रहा होता है, जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो तो फुलफिल हो रही होती हैं, और साथ ही साथ क्या होती है, हमारे जो आवश्यकताएं हैं उनमें डिफरेंसेस भी आ रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप रहते हैं अपने घर में, अभी आपको क्या कहते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे मैंने आपको अभी बाइक वाला एग्जांपल दिया था कि आज आपको बाइक की नीड है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा, आप जिस समाज में रह रहे होंगे, जिस सोसाइटीज़ में रह रहे होंगे, वहाँ का जो कल्चर है जो चेंज होता रहेगा प्रत्येक मनुष्य के अंदर, तो क्या होगा, वहाँ की सभ्यता में भी चेंजेस आएंगे और उसमें परिवर्तन के कारण आपकी जो आवश्यकताएं हैं उनमें भी परिवर्तन आने लग जाएगा। तो आज आपको जैसे कि बाइक चाहिए तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको क्या क्या चाहिए होगी, आपको कार की आवश्यकता नीड पड़ने लग जाएगी। तो यही आपकी क्या है, इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है संचरणशील, ठीक है। इसमें क्या है कि सभ्यता में उपयोगिता का तत्व अधिक मात्रा में होता है। जो इम्पोर्टेंस है उसकी यूटिलाइजेशन है उसका सभ्यता में इसका बहुत अधिक मात्रा में होता है। जो उनकी उपयोगिता होती है बहुत अधिक होती है उसमें। तो इसी कारण सभ्यता एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्रता से फैल जाती है। जैसे कि आप जानती हैं कि अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा कि वहाँ का सिविलाइजेशन कैसा था, कि पहले लोग वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहा करते थे, परंतु नदी थी वहाँ पर, ठीक है, तो नदियों के आसपास कुछ लोग आके रहने लग गए, फिर उनमें क्या हो गई, एक यूनिटी बन गई, तो वो क्या वहाँ पे एक सभ्यता बस गई थी। तो वही चीज़ है कि इस कारण जो है ना सभ्यता एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होती रहती है, तीव्र फैलती रहती है। अगर आज आपकी सोसाइटी में ऐसा कुछ हो रहा है कि हाँ आप रहते हैं यहाँ पर, फिर कुछ चीज़ें आपकी सोसाइटी फॉलो कर रही होती है, तो अगल बगल की अगर आप देखेंगे ना, आपके अगल बगल के घरों में या अगल बगल की जो गलियाँ होती हैं उनमें भी वो चीज़ें फॉलो होने लग जाती हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा अभी अयोध्या का जब ये उद्घाटन हुआ था, उस टाइम पे कई जो लोग थे उन्होंने रोडों पे बहुत अच्छे से सजावट वजावट कर दी थी, ठीक है, परंतु कई लोग क्या करने लग गए थे, उसी को फॉलो करते हुए अपने घरों को भी सजाने लग गए थे, फिर अपनी गलियाँ भी सजाने लग गए थे। बहुत सुंदर से हर एक जो पर्सन था वो एक दूसरे को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। ये क्या हो रहा था, ये सभ्यता ही तो थी जो क्या हो रही थी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्र गति से क्या हो रही थी, फैल रही थी, ठीक है। चाहे कोई दवाई हो या उन्नत ढंग का कपड़ा, जैसे कि किसी देश में इसका आविष्कार होता है, जैसे कि आप चाहे फिर आप एक मेडिसिन को ले लीजिए या फिर किसी किसी की हैबिट्स को ही ले लीजिए, ठीक है। अगर हैबिट्स को लेते हैं तो वो संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा होता है, ठीक है, परंतु अगर आप किसी पर्टिकुलर एक सामान को ले लेते हैं, तो जैसे अब कपड़ा हो गया, आज कपड़े का फैशन कुछ यहाँ पे इस टाइप से चल रहा है,
तो अगर किसी और देश के ऊपर हमारी जो सभ्यता का जो असर है वो पड़ेगा, तो उस देश में भी वो क्या होने लग जाएंगी, वहाँ पे भी वो चीज़ें फॉलो होने लग जाएंगी। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे इंडिया में भी आजकल कैसे शॉर्ट ड्रेसेस का ये ट्रेंड चलने लग गया है। तो क्यों? क्योंकि हमने जो वो है सिविलाइजेशन, सभ्यता है, कहीं किसी और देश की क्या कर ली है, अडॉप्ट का टाइप में एक तरीके से अपना ली है। तो यही चीज़ है कि शीघ्र ही इसका क्या होता है, विश्व में इसका प्रसार हो जाता है। ठीक। अब नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि क्या है, ये अग्रसर होना, मतलब कि जो सभ्यता है वो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। जब सभ्यता जो है बहुत तेजी से फैल रही होती है तो ये आगे भी तो बढ़ती रहती है ना। आज ही आप इस चीज़ों को मानते हैं, बट कल परसों आप क्या करने लग जाएंगे, उस चीज़ में चेंजेस होने लग जाएंगे। आप किसी और चीज़ की ओर क्या हो रहे होंगे, अग्रसर हो रहे होंगे। अगर यातायात के लिए साधनों को देखें तो पता चलता है कि प्रत्येक आविष्कारक से गति की मात्रा क्या हुई है, बढ़ी है। पहले क्या होता था, बैलगाड़ी का यूज़ होता था, फिर मोटर का यूज़ होने लग गया, मोटर व रेलगाड़ी, फिर आजकल ध्वनि के वेग की गति से भी तेज उड़ने वाले क्या हो गए, विमानों का आविष्कार हो गया। अब आप देख रहे हैं ना कि कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, कि हमारी जो सभ्यता थी वो कैसे कैसे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, अग्रसर हो रही है, प्रभावित हो रही है, और क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो यही चीज़ है कि जैसे जैसे इसमें यहाँ पे भी लिखा होता है कि कैसे ये संचरणशील है। तो ये इसकी विशेषताएं तो हैं, सभ्यता की ये क्या है, प्रॉपर्टीज ही हैं, है ना। तो यही चीज़ इसमें लिखी बताई गई है। नेक्स्ट है बाह्य आचरणों से संबंधित, कि जो हमारी सभ्यता होती है वो बाहर के आचरण से भी क्या हो जाती है, इफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, उससे भी वो रिलेटेड रखती है। जैसे कि सभ्यता मानव के बाहरी आचरण से भी संबंधित होती है। समाज में जो बाहरी आचरण किया जाता है वह सभ्यता का परिचायक माना जाता है। जो भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही होती हैं बाहर के उसमें एनवायरनमेंट में, तो वो हमारी क्या है, वो सभ्यता का ही एक तरीके से इंडिकेटर के तौर पे दिखाया जाता है। एग्जाम्पल में इसमें लिख रखा है कि हमारे कपड़े हमारी सभ्यता के क्या होते हैं, परिचायक होते हैं, कि किस तरीके से हम कपड़े पहनते हैं वो हमारी सभ्यता को ही शो कर रहे होते हैं। अगर आप देखेंगे कि कहीं के जो लोग होते हैं बहुत शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं, वहाँ की जो वहाँ का सिविलाइजेशन होता है ना वो इसी टाइप का हो रहा होता है। वहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ कौन कैसे कपड़े पहन रहा है, कौन कैसे कपड़े नहीं पहन रहा। परंतु अगर आप अपने जो मतलब कोई पुराने टाइम के जो लोग होते हैं उनके सामने या फिर वैसी सोसाइटी में अगर उस टाइप के कपड़े पहन के चले जाएंगे तो आपको बहुत मतलब वैसे देखा जाएगा, मतलब नीची नज़रों से देखा जाता है कि हाँ बेकार लड़की है या बेकार लड़का है, इस टाइप से बोला जाता है। तो यही चीज़ है कि जो हमारी सभ्यता है ना वो बाहरी आचरण से भी संबंधित होती है, कि जो हमारे कपड़े होते हैं, पहनने के कपड़े हो गए या हमारे बोलने का तरीका हो गया, हम किस टाइप से बात करते हैं किसी से, वो चीज़ भी मैटर करती है हमारी सभ्यता के ऊपर। तो यही चीज़ में इसकी विशेषता लिखी है कि ये कैसे होती है, ये बाहरी आचरणों से संबंधित होती है। तो आई होप आपको इसकी विशेषता समझ में आ गई होगी कि जो हमारी सभ्यता है वो कैसी है। ठीक है, अब मैंने इसका एक मतलब कि वैसे शॉर्ट में भी पूरा लिख दिखा है एक जगह, जो आपको ये सब तो पॉइंट्स मैंने समझाने के लिए लिखे थे कि हाँ ये आपके सब पॉइंट्स हो गए, उसको एक्सप्लेन कर दिया था। बट अब मैंने यहाँ पर आपको वन लाइन में आपको लिख रखा है कि सभ्यता की क्या क्या विशेषता है। तो जैसे इसमें लिख रखा है, सभ्यता संस्कृति के विकास का उच्च व जटिल स्तर है। मैंने आपको बताया था ना कि संस्कृति तो छोटी छोटी चीज़ें हैं और इनको मिलाकर जो चीज़ बनती है वो क्या होती है, हमारी सभ्यता होती है। ठीक है, अभी हम संस्कृति को भी पढ़ेंगे। सभ्यता में परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है, कि आज आपकी सभ्यता ये है, आप इस टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, आप ये चीज़ कर रहे हैं, परंतु अगर बाहरी प्रभाव पड़ा, बाहरी उसका इफेक्ट पड़ा तो आप में वो चेंजेस आ जाते हैं, आप परिवर्तनशील हो जाते हैं। जैसे आपने देखा भी कि अगर आज पहले के टाइम पे बैलगाड़ी का यूज़ होता था, फिर धीरे धीरे मोटर गाड़ी का यूज़ होने लग गया, रेलगाड़ी आने लग गई, रेलगाड़ी के बाद अब क्या होने लगे, विमान होने लग गए। तो ये चीज़ें क्या है, ये सभ्यता में ही तो परिवर्तनशीलता आ रही है ना, कि हमारा जो पहले का जैसा हमारा वो था रहने के, जो लोग जो जिस उसमें रहते थे लोग, उसमें क्या हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है, सभ्यता भौतिक संस्कृति है, क्योंकि इसे मानव निर्मित भौतिक वस्तुएं ही सम्मिलित की जाती है। भौतिक वस्तुएं क्या होती है, फिजिकल वस्तुएं क्या होती है, जिसको हम एक तरीके से टच छू करके देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है, भौतिक वस्तुओं से संबंधित होने के कारण सभ्यता की प्रकृति कैसी होती है, मूर्त होती है। अमूर्त और मूर्त यही चीज़ है कि मूर्त जो होती है, इसको एक तरीके से मैं बताऊं तो यही चीज़ होती है कि जो मूर्त वस्तु होती है कैसी होती हैं, जिसको हम टच करके टेंजिबल, जिसे आप कहते हैं ना टेंजिबल थिंग, वो होती है जिसको हम टच करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि सभ्यता में उपयोगिता का गुण पाया जाता है, अर्थात यह मनुष्य के किसी न किसी प्रकार से क्या होती है, उपयोगी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सभ्यता में प्रगतिशील का गुण पाया जाता है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको ऊपर क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिए, जो मैंने भी आपको ये सब पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे कि अग्रसर होती हैं, प्रगतिशील होती हैं, संचरणशील होती हैं। तो ये सब मैंने पॉइंट्स आपको
ऊपर ही क्लियर कर दिए हैं, तो यहाँ पे बस मैंने शॉर्ट में आपको ये नोट टाइप में लिखवा दिया है कि एक जगह आपके हो जाएगा। तो जो बच्चे नोट्स खुद से बनाते हैं तो वो उनको अपने आप से वर्डिंग में लिख सकें ईजी वे में, ठीक है। और जिनको अब आलस आता है तो उनके लिए मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगी, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से इसको गेट कर सकते हैं PDF का लिंक, ठीक है। जिन बच्चों को खुद बनाना है वो खुद से भी बनाकर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम अभी आने में बहुत टाइम है। तो आप जब तक अपने सारे चैप्टर्स को क्लियर कर पाएंगे अपने विद आपके जो हैंड रिटन नोट्स होंगे उनके थ्रू, ये मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। सभ्यता में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित होने की क्षमता होती है, इसलिए जो कोई वस्तु किसी एक देश में बनती है वह विकसित होती है और अन्य उस देशों में शीघ्र ही प्रसार हो जाती है। जैसे कि आपने देखा कि कपड़े हो गए या कोई वस्तु हो गई कहीं की कुछ फेमस, तो वो दूसरे देश में भी क्या होने लग जाती है, फॉलो होने लग जाती है। तो यही होता है कि सभ्यता का यही गुण है कि वो कैसी है, संचरणशील है, प्रगतिशील है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक उससे माइंड सेट से दूसरे उसमें आराम से क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, प्रसारित हो जाती है। सभ्यता मानव कार्य को सरल बनाती है। सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है तथा संस्कृति के विकास के उत्थान में भी क्या होती है, सहायक होती है, कि ये संस्कृति का भी विकास कर रही होती है। नेक्स्ट है आपका सभ्यता के विकास के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, कि सभ्यता एक तरीके कैसे वो होती है, विकास इसका होता है, इसके लिए क्या क्या कारक जिम्मेदार हैं। जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री पहले पढ़ रखी होगी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो उसके क्या क्या कारण थे, सभ्यता कैसे वहाँ पे फली फूली थी, क्योंकि वहाँ पे क्या था, पानी था, खाना पीना था, जो एक तरीके से जैसा जलवायु चाहिए होती है, जैसा एनवायरनमेंट क्लाइमेट चाहिए होता है, वो सब था, जिससे कि क्या हो सकता है, एक मनुष्य वहाँ पे अपना जीवन शैली को स्टार्ट कर सकता है। तो ये सब चीज़ें थी, परंतु जो ये है सभ्यता हमारी एक जगह पे कैसे पनपती है, उसका विकास कैसे होता है, उसके पीछे क्या क्या कारक जिम्मेदार हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई जिसके कारण क्या होती है, एक सभ्यता का विकास हो रहा होता है। तो फर्स्ट तो इसके अंदर कृषि नवाचार, कि कृषि नवाचारों से खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, जिससे कि क्या होती है, आबादी बढ़ती है और विशिष्टीकरण की अनुमति मिलती है। अगर आप देखेंगे कि गांव के कंपैरिजन में जो शहरों में जो सभ्यता का विकास हो रहा होता है वो ज़्यादा हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो फूड की फैसिलिटीज़ हो रही होती हैं, या फिर किसी भी मनुष्य को एक जो फैसिलिटी चाहिए होती है, चाहे हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई आपकी, या फिर खाने से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हो गई, जॉब से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हो गई, ये आपको शहरों में ज़्यादा मिल रहा होता है। तो इसलिए जो आजकल जो अगर आप देखेंगे ना, तो शहरों में बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती चली जा रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो गाँव से पलायन करके कहाँ आते जा रहे हैं, शहरों में आ रहे हैं। तो यही बात कही गई है कि इसका एक प्रमुख कारक तो क्या है कि कृषि नवाचार, मतलब कि कृषि जहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीके से होगी तो उससे क्या होगा, खाद्यान्न के उत्पादन में भी, मतलब जो खाद्य होंगे, फूड प्रोडक्ट होंगे, उनके उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, जिससे कि क्या होती है, आबादी बढ़ती है। नेक्स्ट आपका है सभ्यता के विकास के कारणों में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे अगर जॉब की फैसिलिटीज़ होंगी वहीं पे तो लोग रहना पसंद करेंगे ना, वहीं पे तो लोग क्या करेंगे, कमाएंगे, काम धंधा करेंगे और फिर अपने जो परिवार होगा, जो सभ्यता होगी उसको बसाएंगे। तो यही चीज़ है कि व्यापार से सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है और मूल्यवान संसाधन भी मिले हैं। जो व्यापार हो रहा होता है, चाहे कपड़े का व्यापार हो गया या यातायात के जो साधन होते हैं आजकल देखते हैं आप कि पहले डीजल, पेट्रोल, फिर आजकल CNG गैसों से मतलब चलने वाली गाड़ियां आने लग गई। तो ये किस तरीके से हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, व्यापार के माध्यम से ये हो पा रहा है कि हम क्या कर पा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, चाहे अपनी संस्कृति हो गई या फिर कोई वस्तु हो गई, उसका आदान प्रदान कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है तकनीकी प्रगति। धातु विज्ञान, लेखन, वस्तुकला में तकनीकी प्रगति सभ्यता को क्या कर रही होती है, आगे बढ़ा रही होती है। जैसे टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे जहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है तो वहाँ पे क्या होती है, सभ्यता भी उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, अपने एक तरीके से चरम सीमा पे होती है, वहाँ पे उतना ही डेवलप्ड होता है वो एरिया। नेक्स्ट है भौगोलिक स्थिति, की मतलब जैसे उपजाऊ भूमि या जहाँ पे जल संसाधनों की उपलब्धता ने कृषि और सिंचाई को क्या कर दिया, आसान बना दिया है। तो जहाँ पे ये चीज़ें फैसिलिटीज़ होंगी, क्लाइमेट वहाँ का अच्छा होगा, वेदर अच्छा होगा, जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, वहीं पे तो सभ्यता का विकास होगा। तो यही कारण है ना कि सभ्यता के विकास के लिए आपके ये सारे जो कारक हैं, कृषि हो गई, व्यापार हो गया, तकनीकी हो गई, भौगोलिक स्थिति हो गई, ये सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। ऐसे नगर नियोजन बुनियादी ढांचा की सभ्यताओं ने उन्नत नगर नियोजन और स्थापत्य तकनीकों का विकास किया है। व्यापार, संघर्ष, अन्वेषण, इन तीनों तत्वों के मौजूद रहने से सभ्यता क्या होती है, बढ़ रही होती है। क्योंकि व्यापार हो गया, जैसे आप अपना वो करते हैं, बिजनेस करते हैं, संघर्ष, अन्वेषण,
ठीक है। तो लंबे समय तक क्या होती है, इसका एक तरीके से क्या हो रहा होता है, सभ्यता इंक्रीज हो रही होती हैं और बहुत टाइम तक क्या कर पाती है, टिक पाती हैं, क्योंकि जहाँ पे फूड फैसिलिटीज़ होंगी, जहाँ पे आपको जॉब प्रोवाइड होगी, जहाँ की आपकी भौगोलिक स्थिति अच्छी होगी, ठीक है, या फिर वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, तो वहीं पे तो जो लोग हैं रहना पसंद करेंगे, और जब लोग वहाँ पे रहेंगे तो वो लंबे समय तक टिक पाएंगे। तो यही चीज़ है कि इसलिए क्या होता है, लंबे समय तक जो सभ्यता होती है वो बनी की बनी रहती है। तो अब आप देखेंगे तो आपको इसका जो आंसर है ना वो सारा क्लियर हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने आपने देखा कि हमने क्या पढ़ लिया कि सभ्यता से आप क्या समझते हैं, हमने ये भी लिख लिया। सभ्यता की क्या क्या विशेषता है कि ये प्रगतिशील है, ये संचरणशील है, ये अग्रसर होती है, ये आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हमने ये सारे पॉइंट्स देख लिए, ठीक है। सभ्यता के उद्भव और विकास के लिए कारक क्या उत्तरदायी है, मतलब कि सभ्यता का विकास किस टाइप से, कौन कौन से कारक है जिसके कारण जो सभ्यता का एक विकास हो रहा होता है। तो हमने इसके अंदर क्या क्या देखा कि कृषि चाहिए, फूड फैसिलिटीज़ जहाँ पे अच्छी होंगी, व्यापार जहाँ पे अच्छा होगा, ठीक है, जहाँ की भौगोलिक स्थिति अच्छी होगी, जहाँ पे तकनीकी स्थिति अच्छी होगी। तो इन कारणों से क्या होता है, एक सभ्यता का विकास के लिए क्या होती है, उत्तरदायी कारण होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं कि संस्कृति से आप क्या समझते हैं, जो संस्कृति है इससे क्या समझते हैं। संस्कृति को मैं कह रही हूँ तो कल्चर कहते हैं, ठीक है। जो हम सभ्यता को क्या कहते थे, सिविलाइजेशन कहते थे, ठीक है। और तो हम जो संस्कृति के उसको हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। क्योंकि मैं इसको इंग्लिश में टर्म को इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि कई बच्चों को होता है ना, इंग्लिश में जैसे टर्म्स बताते हैं ना तो वैसे ही उनको क्लियरिटी हो जाती है कि हाँ ये दोनों में ये डिफरेंसेस हैं, वो वहीं पे उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। वरना हिंदी में कई कई वर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि हाँ सिमिलरिटीज़ उनमें ज़्यादा हमें दिखते हैं। जैसे अगर कई लोग तो संस्कृति और जो सभ्यता है ना उसको एज आ मतलब वो लेते हैं, प्रायवाची के तौर पे ले लेते हैं कि हाँ ये इसके क्या है, सिनोनियम्स टाइप में है, परंतु ये आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती हैं। संस्कृति का छोटा छोटा रूप मिलाकर ही क्या बन रही होती है, हमारी सभ्यता बन रही होती है। ये सभ्यता हो गई और ये हमारी क्या हो गई, संस्कृति हो गई। संस्कृति एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर होती है। अभी संस्कृति है क्या, हम अब इसको जानते हैं, ठीक है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित लोगों के समूह के जीवन जीने के तरीके को उस विशेष समूह की संस्कृति कहा जाता है। इट मीन्स पर्टिकुलर पर्सन के अंदर जो उसके गुण होते हैं, जो उसके जीवन जीने का तरीका होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। एक विशेष समूह में या एक मान लीजिए सभ्यता तो थी बहुत वास्ट लेवल पे, ठीक है। आपने पढ़ा कि हाँ सभ्यता एक वास्ट लेवल पे, वास्ट सोसाइटी, एक बड़े लेवल पे समाज में स्थित थी, ठीक है, सभ्यता। परंतु जो संस्कृति होती है ना वो क्या होती है, एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर होती है या फिर एक छोटे से समूह में होती है। जैसे कि आपका एक परिवार हो गया, परिवार के अंदर आपके क्या होते हैं, कल्चर होते हैं, आपकी संस्कृति होती है, आपकी जो रूल रेगुलेशन होता है परिवार के, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, एक छोटा समूह में हो गया। और लोगों के जीवन जीने के तरीकों को हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं संस्कृति कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्या हो रही होती है, एक दूसरे में हस्तांतरित हो रही होती है। जैसे कि आज जैसे हमारी फैमिली में हमारे दादा हैं, ठीक है, उन्होंने जो संस्कृति फॉलो किया वो हमारे पापा के अंदर आई, फिर पापा से किस में आई, हम में आई। तो मतलब इस टाइप से होता है कि ये क्या हो रही होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो रही होती है। और ये विशेष समूह में होती है, मतलब एक छोटे लेवल पे हो रही होती है, जो हमारे जीवन जीने का तरीका होता है। संस्कृति स्थायी सामाजिक समूह के बीच व्यवहार स्वीकार्य मानक है। इसे ज्ञान, व्यवहार, कौशल, कला, क्षमताओं, मूल्य, दृष्टिकोण और वरीयताओं को समझने के माध्यम से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जो संस्कृति की होती है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर कैसा उसका व्यवहार है, क्या उसके अंदर कौशल है, उसके अंदर क्या कला है, इस तौर पे हम संस्कृति को लेकर मानकर चलते हैं। परंतु वही सभ्यता हमने देखा था वो हमारी क्या थी, एक समाज में जो लोग हैं, जो कैसे हमें उठना बैठना बोलना, हमारे अंदर क्या कौशल है क्या नहीं है, ये हमारी क्या है, एक बड़े लेवल पे मैटर कर रही थी। परंतु जो संस्कृति है वो हमारी एक खुद की जो अंतर्यात्मा होती है, खुद के अंदर जो इंटरनली हमारे क्या कौशल है, क्या कला है, क्या ज्ञान है, क्या नॉलेज है, मतलब इन सब चीज़ों पे वो प्रेफर करती है। संस्कृति आसपास के मूल्य मानदंडों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से आती है। जो हमारे आसपास जो चल रहा होता है उसको हम विश्लेषण करते हैं, तो इस कारण इससे ही हमारे अंदर क्या होती है, संस्कृति का उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम से विविधता होती है। संस्कृति से तात्पर्य समय के साथ अर्जित जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो फैमिली जो आप देखते हैं ना, फैमिली वो होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ठीक है,
तो इन परंपराएं होती हैं, मूल्य होते हैं, ज्ञान होते हैं, आदतें होती हैं, ये सब क्या है, हमारी संस्कृति है। तो आई होप आप अब अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि संस्कृति क्या है। जो अगर आप देखते होंगे कि हाँ आपकी फैमिली में फेस्टिवल इस टाइप से मनाए जाते हैं, रिचुअल्स ये होते हैं कि मान लीजिए कोई भी फेस्टिवल हो गया, आप जैसे हरियाली तीज हो जाती है, या फिर जो बच्चों के लिए फास्ट रखते हैं, जो माएँ जो होली का फास्ट रखती हैं, और अगर आप ये देखेंगे यूपी बिहार साइड तो ज्वितिया का फास्ट रखा जाता है। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग जो वो होते हैं, फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, अलग अलग जो वो होते हैं, जो लोग होते हैं एक छोटे से समूह में, वो किस टाइप के रीति रिवाजों का पालन कर रहे होते हैं, उनमें क्या क्या मूल्य होते हैं, ज्ञान होता है, जो उनकी हैबिट्स होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। परंतु अगर ऑल ओवर वर्ल्ड उसमें देखा जाए, सभ्यता को अगर हम देखें, तो वो बहुत एक विषय बड़े लेवल पे क्या हो रहा होता है, सब लोगों को वो मान्य होती हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसलिए बार बार सभ्यता को भी लेकर आ जा रही हूँ कि हाँ आपके माइंड में क्लियरिटी हो जाए कि सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से डिफरेंट है। डिफरेंट होने के साथ साथ ये एक दूसरे से संबंधित भी है, क्योंकि संस्कृति का ही बड़ा रूप क्या है, सभ्यता है, जो हम बड़े से लेवल पर क्या कर रहे होते हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बार बार ये चीज़ें वो कर रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे ना, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ भी एक भी टॉपिक आपका अनक्लियर नहीं रह जाएगा, मैं इतना आपको बता सकती हूँ। और आपको ये दोबारा से पढ़ने की भी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आपको मेरी सारी बातें याद आएंगी और आप अपने खुद के व्यूज़ के साथ उसको पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बता सकती हूँ। ठीक है, अगर आपने अच्छे से इन वीडियो को अच्छे से सुना होगा और समझा होगा तब इस कंडीशन पे। ठीक है, सामाजिक क्या था, सांस्कृतिक मानदंड या स्वीकार्य व्यवहार के मानक किसी सामाजिक समूह में अपेक्षाओं के लिए दिशा निर्देश के आधार के रूप में क्या कर रहे होते हैं, काम करते हैं। अब हम संस्कृति की परिभाषाएं देख लेते हैं, जो अलग अलग स्कॉलर्स ने क्या क्या दिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप क्या जाते हैं, होबल के अनुसार उन्होंने संस्कृति को क्या टाइप से डिफाइन किया है, डिफाइन मतलब डेफिनेशन उन्होंने दी है, क्या चीज़, ठीक है, परिभाषित किया है। संस्कृति संबंधित सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है, जो कि एक समाज के सदस्यों की विशेषताओं को क्या करता है, बतलाता है कि एक तरीके से किस तरीके से समाज के सदस्यों की क्या क्या विशेषताएं हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन में क्या क्या वो होना चाहिए, मतलब व्यवहार किस टाइप का है, उनका संपूर्ण योग को ही हमने क्या कहा है, संस्कृति कहा है। जो इसलिए प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं होता। ये आप लाइन ये छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी ये वो है इम्पोर्टेंट कि हाँ इन्होंने क्या बताया है कि जो संस्कृति है वो संबंधित सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का क्या होती है, संपूर्ण योग होती है। जो आपके अंदर गुण होते हैं, जो कला होती है, जो ज्ञान होता है, इसी का योग क्या है, हमारी संस्कृति है। नेक्स्ट आपके बीर स्ट्रीट, इनके अनुसार जो संस्कृति है वह संपूर्ण जटिलता है। ठीक है, जिसमें वह सभी वस्तुएं सम्मिलित होती है। जटिल मतलब क्या होता है कि इसके अंदर सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ों को मिलाकर ही क्या होती है, हमारी संस्कृति बन रही होती है। जैसे इसमें लिख भी रखा है कि सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना कि हाँ अगर हम बाहर जाते हैं तो कई व्यक्ति बोलते हैं कि हाँ इसकी संस्कृति, इसके कल्चर से पता चलता है कि हाँ ये किस फैमिली से बिलोंग कर रही है, कैसे इसकी फैमिली का वो होगा, कल्चर होगा। इस टाइप से कई बात तो आप बोलते भी होंगे, आपने सुन भी रखी होंगी। ठीक है, तो आप जज भी करते दूसरे लोगों को इसी बेस पे कि कौन कैसे बात कर रहा है, तो हम उसी हिसाब से वो करते हैं। तो यही चीज़ है कि क्या होता है कि इसी टाइप से क्या होता है, हम विचार भी करते हैं, कार्य भी करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास भी रखते हैं। नेक्स्ट है आपके स्कॉलर कि मेकाइवर एवं पेंज, इन्होंने आपकी सभ्यता की भी डेफिनेशन दी थी, याद है आपको। तो अगर आप वो उसको आपने नोट्स बना रखे होंगे तो आप उसको वापस पढ़ लेना, वरना आप एक बार बैक वीडियो जाना और उसको वापस से देखना कि क्या डेफिनेशन थी। संस्कृति हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के ढंगों में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। अब आप समझ चुके होंगे, इनकी डेफिनेशन बहुत समझ में आने वाली है। इन्होंने बिल्कुल अच्छे से आपको बता दिया है कि जो संस्कृति है वो जो हम डेली लाइफ में अपने क्या कर रहे हैं, हमारा कैसे हम वो अपनी जो मनोरंजन किस टाइप से कर रहे हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारी साहित्य क्या है, इन चीज़ों से हमारे पता चलता है कि हाँ हमारी संस्कृति क्या है। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। सभ्यता की हमने परिभाषाएं भी देख ली और वो भी देख ली, आपकी विशेषताएं भी देख ली। अब हम देखते हैं सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से किस टाइप से क्या हो संबंधित हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हाँ ये एक दूसरे के एकदम मतलब एकदम नियर बाय वो हैं, एक दूसरे से अटैच्ड है। और वो किस टाइप से अटैच्ड है अब इसमें हमें पता चलेगा। ठीक है, संस्कृति और सभ्यता ये दो शब्द हैं,
इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। आप देखते हैं कि हाँ, समाज में किस टाइप से हमें बैठना, बोलना, उठना, किस टाइप से रहन सहन होना चाहिए, एक बड़े लेवल पे वो चीज़ व्यक्ति कर रहा होता है। परंतु संस्कृति वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति कर रहा होता है, कि हम अंदर से क्या कर रहे होते हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं। हमारी जो ज्ञान होता है, हमारी जो कला होती है, जो हमारा कौशल होता है, उसको क्या कर रहे होते हैं, उसका विकास कर रहे होते हैं। और करुणा, प्रेम, परोपकार सीखता है। जो इंसान अपने भीतर क्या कर रहा होता है, भीतरी उन्नति कर रहा होता है, उसके अंदर करुणा, प्रेम हो गया, किसी से किस टाइप से हमें क्या करना चाहिए, उस कैसे हमें उदार व्यक्ति होना चाहिए, ये सब अपने अंदर सीख रहा होता है। अब जैसे कि इसमें लिख भी रखा है कि आज रेलगाड़ी, मोटर, हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन, अच्छी पोशाक, ये सभी सभ्यता की पहचान है। अगर आप देखेंगे तो यही चीज़ें तो हैं सभ्यता। एक सभ्यता कैसे, एक उन्नत सभ्यता कैसी होती है, जब यहाँ पे क्या होती है, सारी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे यही लिख रखा है कि ये जो मोटर हो गई, बड़े बड़े भवन हो गए, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई, अच्छे मकान हो गए, ये सब किसकी पहचान होती है, सभ्यता की पहचान होती है। और जिस देश में इनकी जितनी अधिकता होती है, उस देश को उतना ही क्या माना जाता है कि सभ्य है। वो देश है वो कैसा है, सभ्य है। अगर यही क्वालिटीज़, अगर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ व्यक्ति के अंदर हो तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ, सभ्य, कि उसके अंदर वो क्या है, कैसा व्यक्ति है, वो सभ्य व्यक्ति है। ठीक है। अगर जैसे कि अच्छा बोलने की वो हो गई, कला हो गई, साथ में उठने बैठने, समाज में किस टाइप से हमें बात करनी चाहिए, ये चीज़ की उसके अंदर क्वालिटी होती है, तो उसे हम सभ्य व्यक्ति कहते हैं। इसी टाइप से अगर हमारे समाज में ये सब चीज़ें हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें हो गई, तो जिस देश में जितनी ज़्यादा होंगी उस देश को उतना क्या माना जाता है, सभ्य माना जाता है। मगर संस्कृति इन सबसे कहीं बारीक चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर हमारी जो संस्कृति है वो क्या बनती है, सभ्यता बनती है। तो जो संस्कृति है वो बहुत बारीक चीज़ है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है, कि हम मोटर को कैसे बना रहे हैं, उसकी कला को हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। और जो मोटर बन गया आपका, वो क्या हमारी सभ्यता है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि को हम क्या कहते हैं, संस्कृति। संस्कृति धन नहीं, वह गुण, वो मतलब धन नहीं, गुण है, जो हमारी क्वालिटीज़ होती हैं। संस्कृति ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है, कि हमें किस टाइप से, किसी तरीके से बात करनी चाहिए। वो अपने अंदर, जो हमारे अंदर क्या होता है, मॉडेस्ट, जो उदारता की जो भावना होती है आपकी, अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ रखा होगा तो कैसे उसमें फीलिंग्स होती है ना, तो वही चीज़ें संस्कृति होती है। ठीक है। ये एक कहावत है कि सभ्यता वह चीज़ें जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हमें क्या है, छुपा हुआ है। संस्कृति किसी को शो होती है, नहीं होती, परंतु जो सभ्यता है, अगर आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं वो शो हो जाएगी। ठीक है। परंतु जो संस्कृति, जो आपके अंदर गुण है, जो आपके अंदर कौशल है, जो कला है, जब तक आप उसको किसी चीज़ में, स्ट्रक्चर में ढाल नहीं देते, जैसे कि मकान, आपने एग्जाम्पल इसमें देखा कि मकान बन गया, वो तो आपकी सभ्यता हो गई, परंतु जिस तरीके से मकान बना है, जिस कला से बना है, वो क्या है, वो संस्कृति है। तो यही चीज़ है कि जो संस्कृति है वो छुपा हुआ गुण होता है। हमारे पास घर होता है, कपड़े होते हैं, मगर ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, सभ्यता के सबूत हैं, कि हम किस तरीके से कपड़े पहन रहे हैं, कैसा मकान में रह रहे हैं। अगर आप देखते होंगे कि राजस्थान में अगर जाएंगे तो वहाँ के जो घर होते हैं ना, वहाँ पे थोड़े हवेली टाइप में बने होते हैं। तो घर कैसी, वहाँ की उनकी सभ्यता के हमें बता रहे हैं। कपड़े जो पहनते हैं वो वहाँ की सभ्यता के हमें बता रहे होते हैं। खान पान कैसा है उनका, राजस्थानी जो खाना होता है। तो जो ये सारी चीज़ें होती हैं वो सब क्या हो रही है, हमारी सभ्यता के बारे में बता रही होती हैं। जबकि जो संस्कृति है वो इतने मोटे तौर पर दिखाई नहीं देती है, वो बहुत ही सूक्ष्म और महीन चीज़ होती है। और हमारी हर पसंद, जैसे आपकी पसंद हो गई कि आज आपको खाने में क्या पसंद है, आपकी आदतें हो गई कि जो आप आदत हर दिन, हैबिट्स जो है होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी को सुबह उठ कर पानी पीने की हैबिट है, या फिर मतलब कुछ भी, ये चीज़ें सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, बारीक बारीक सी चीज़ें, जिसके ऊपर इंसान के पीछे नज़र भी नहीं जाती है, वो चीज़ होती है हमारी संस्कृति। वो चीज़ दिखाता है कि हमारी संस्कृति किस टाइप से है। ठीक है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं, ये हमारी क्या करती है, संस्कृति बताती है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि जैसे राजस्थान में अगर आप घर देखेंगे, हर जगह मकान होते हैं, हर जगह घर होते हैं, परंतु उसका नक्शा, डिज़ाइन, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, जो हमारे कल्चर होगा, जो हमारे अंदर जो चीज़, हमारा वो होगा, ज्ञान होगा, कौशल होगा, जो चीज़ें हमने आज तक देखी होंगी अपनी फैमिली से, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमें हस्तांतरित होती आ रही हैं, तो वो चीज़ें हम कैसे बताएंगे। वो नक्शा पसंद करते हैं, वही चीज़ तो हमारी क्या हो जाती है, संस्कृति हमें वही चीज़ बताने लग जाती है। तो यही चीज़ है कि आदमी के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये 6 विकार प्रकृति के दिए हुए हैं। मतलब कि इंसान के अंदर क्रोध भी होता है, लालच भी होता है, लोभ भी होता है ना,
ये सब चीज़ें होती हैं। परंतु अगर ये विकार बेरोक टोक छोड़ दिए जाएँ तो आदमी इतना गिर जाए कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाए। अगर यही चीज़ें, अगर मान लीजिए कि आप गुस्सा करते हैं या आपके अंदर लालच है तो आप चोरी चकारी करने लग जाते हैं, तो अगर इसको खुलेआम मतलब कि इसके अंदर कोई पाबंदी नहीं की जाए तो कैसा हो जाएगा? जो मनुष्य है वो क्या हो जाएगा? वो बर्बरता की स्थिति में आ जाएगा, वो अनसिविलाइज्ड हो जाएगा, वो असभ्य हो जाएगा। ठीक है? यही चीज़ है कि वो कैसा हो जाएगा, जानवर में उस और मनुष्य में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है और इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज़्यादा काबू कर पाता है उसकी जो संस्कृति होती है उतनी ही ऊंची समझी जाती है। अगर आपने देखा होगा, आपकी जो फैमिली वैल्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपकी फैमिली में कैसे जो लोग हैं वो आपको क्या गुण सिखा रहे हैं, आपके जो दादा हो गए, दादी हो गई, पापा हो गए, वो किस टाइप से बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, आप उन्हीं चीज़ों को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर देते हैं। ठीक है? तो यही चीज़ है कि जो इंसान जितना ज़्यादा इन जो 6 चीज़ों पे, क्रोध, लालच और वो हो गया, गुस्सा हो गया, मतलब कि एक ही चीज़ मैं बोल रही हूँ, क्रोध और गुस्सा एक ही होता है। मद और मोह मतलब होता नहीं किसी चीज़ का ज़्यादा मोह रखना। अगर इन सब चीज़ों पे जितना ज़्यादा रोक लगा लेता है वो व्यक्ति उतना ही क्या समझा जाता है, उच्च संस्कृति का माना जाता है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है, मतलब जितना आप इधर से उधर उसका ट्रांसफ़र करेंगे उतना ज़्यादा वो बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब इन दोनों की संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। अगर आपने देखा होगा कि स्कूल में भी आप जाते थे तो अलग अलग कल्चर के अलग अलग लोग वहाँ पे विद्यमान रहते थे। परंतु स्कूल में आपकी स्कूल ड्रेस क्या कर रही होती है, आपको एक ही उसमें बांध रही होती थी, सूत्र में बांध रही होती थी स्कूल ड्रेस जो होती थी। परंतु जो आपके खाना पीना होता था वो क्या होता था, वो एक दूसरे को प्रभावित करते थे। मतलब कि आप शेयर भी करते थे कि हाँ, तो अपने फ्रेंड्स के साथ देखते होंगे कि आप लंच भी अपना शेयर करते थे। तो वो चीज़ें क्या है कि जो संस्कृति होती है ना, वो एक दूसरे में ज़्यादा जल्दी से क्या हो जाती है, फैल जाती है एक दूसरे में। इसलिए जो संस्कृति की दृष्टि से जाति व देश बहुत ही धनी समझा जाता है, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रखा हो, देशों या जातियों की संस्कृति से लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास किया हो। तो यही चीज़ है कि वो देश उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से माना जाएगा। अगर आप देखेंगे कि हमारी जो भारत की जो संस्कृति है वो भी बहुत अलग अलग है। राजस्थान में अलग टाइप के लोग रहते हैं, पंजाब अलग, बिहार अलग, उत्तर प्रदेश अलग, गुजरात अलग, ठीक है, कर्नाटका अलग, मुंबई में अलग टाइप के जो होते हैं। तो और वहाँ की अलग अलग लैंग्वेज भी होती है, अलग अलग वहाँ पे जो संस्कृति खान पान होता है वो सब भी चेंज होता है। परंतु हमारे देश में बोलते हैं ना, अनेकता में एकता में देश माना जाता है हमारा देश। अनेकता में भी क्या है, एकता है। तो यही चीज़ें हैं कि वो देश उतना ही ज़्यादा क्या होता है, वो हो रहा होता है, मतलब डेवलप्ड होता है एक तरीके से देखा जाए तो यही बात इसने कही है कि जिसने ज़्यादा से ज़्यादा देशों या जातियों की संस्कृति से लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास किया। और साथ ही साथ हमारे में तो चलो ये चीज़ अलग अलग देश, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से, परंतु जो देश जितना ज़्यादा दूसरों की संस्कृति से सीखता है और उसे अडॉप्ट कर लेता है ना, वो उतना ही मतलब कि ज़्यादा अच्छे से क्या होता है, संस्कृति का विकास वहाँ पर हुआ होता है। अब हम देखते हैं संस्कृति की विशेषताएं। अब आपने देख लिया कि संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, इन दोनों में आपस में संबंध क्या था, है ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम संस्कृति की विशेषताएं देखते हैं। तो ये कैसा होता है, ये सीखा हुआ व्यवहार होती है। जो सांस्कृतिक होती है वो विरासत के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होता है। ये नहीं है कि हाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो गया, कि मान लीजिए जैसे कि अब मैं हस्तांतरित का मतलब बताती हूँ। मैंने ऊपर आपको गुणों का बताया था कि हाँ गुण हस्तांतरित हो जाते हैं। इट मीन्स कि आप उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। ये नहीं है कि हाँ आप में वो ऑटोमेटिकली वो हो गई। आप ये मत समझना, जो मैंने आपको ऊपर बताया था जब स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन आप पढ़ रहे थे, वन सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको दिखाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के समूह के जीवन में जीने के तरीके को उस विशेष समूह की संस्कृति कहा जाता है। यहाँ पे उस वे में नहीं कहा था कि हाँ सब पीढ़ी दर पीढ़ी ये एक दूसरे में हस्तांतरित हो जाती है। इसका मतलब ये है ना कि जो गुण होते हैं ना, हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, जो पर्सन उसको अडॉप्ट करना चाहता है। परंतु ये नहीं है कि आप वो गुण बचपन से ही पैदा होकर ही आपको वो गुण मिल रखे होंगे। कोई ये नहीं है कि जैसे आपके पापा की आँखें हो गई वो आपकी तरह सेम हो गई, ये इस टाइप का चीज़ें नहीं होती। ये हम क्या कर रहे होते हैं, उस समाज में रहकर ही हम सीख लेते हैं, परंतु ये एक दूसरे में हस्तांतरित नहीं हो पाती है, जो आपकी जैसे वो हो जाती है। सभ्यता सांस्कृतिक विरासत के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होती, अपितु व्यक्ति समाज में रहकर ही इसे क्या करता है, सीखता है। संस्कृति की अवधारणा है एक सामूहिक अवधारणा है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या कर रहा होता है, सीख ही रहा होता है। कुछ ना कुछ नया पर्टिकुलर पर डे पर सेकंड आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं। तो यही क्या है, संस्कृति है। इस
सामाजिक ज्ञान की प्रक्रिया के बीच व्यक्ति समाज के धर्म, आचरण, कला, परंपरा आदि को सीखता है। इसलिए समाजशास्त्री संस्कृति को एक सीखा हुआ गुण, व्यवहार और सामाजिक विरासत मानते हैं। समझ गए? इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि हाँ, ये क्या है, एक सीखा हुआ गुण है, कि हमने इसको क्या कर रखा है, सीख ही रखा है। क्योंकि इंसान में वो क्या है, एक व्यक्ति क्या है, पर्टिकुलर मनुष्य जो है, पर्टिकुलर पर डे, पर सेकंड, पर मिनट कुछ ना कुछ जरूर सीखता रहता है। तो यही चीज़ है। ये कैसा है, इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये सामाजिक गुण है। इस मतलब कि सांस्कृतिक सामाजिक गुणों का नाम है। संस्कृति में सामाजिक गुण जैसे धर्म हो गया, अभ्यास, कला और साहित्य आदि शामिल होते हैं। इसलिए संस्कृति को एक सामाजिक घटना कहा जाता है। वास्तव में मनुष्य की उसी उपलब्धियों को संस्कृति कहते हैं जिसमें समस्त समाज क्या होते हैं, सहभागी होता है। जिसमें सब समाज की क्या होती है, मतलब कि हाँ होती है, उनमें वो सब इन्वॉल्व होते हैं उस चीज़ें। इसलिए संस्कृति अपने समाज के सदस्यों को व्यवहार नियंत्रित करती है और उसमें क्या करती है, एक रूपता लाती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता हो गई आवश्यकताओं की पूर्ति। मनुष्य की कई जैविक और सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं कि समाज में के लिए भी उनकी कुछ ना कुछ आवश्यकता होती है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति से ही होती है। जब कोई संस्कृति आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होती है तो वह क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कि ये क्या कर रहा होता है, जो आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, जो संस्कृति होता है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहा होता है। चाहे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि किस टाइप से, जैसे कि इसमें आपको हो गया, जैसे अब सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि आपको किस टाइप से समाज में रहना चाहिए, बोलना चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए। तो ये आपको संस्कृति सिखाती है। आपकी जो संस्कृति होती है वही इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही होती है। आपकी जो फैमिली वैल्यूज़ होते हैं वो चीज़ें इनको क्या कर रहे होते हैं, फुलफिल कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका हो जाता है हस्तांतरणीय, ये मतलब ट्रांसफर होती है एक दूसरे में। अब वो कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रही होती हैं, ये हम एक दूसरे से अडॉप्ट करते सीखते हैं। ये नहीं है कि हमें बाय बॉर्न मतलब बचपन से ही मिल रखी है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। संस्कृति की प्रकृति चाहे भौतिक हो या अभौतिक, मतलब भौतिक मतलब होगा फिजिकल, जिसको हम, मैंने आपको जैसे बताया था कि टेंजिबल, ठीक है, जो टेंजिबल वस्तुएं होती हैं, भौतिक हो या अभौतिक, जिसको हम छू सकते हैं भौतिक होती हैं, और जिसको नहीं छू सकते वो क्या होती है, हमारी अभौतिक होती है। दोनों प्रकार की संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो रही होती है, हस्तांतरित हो रही होती हैं। जैसे परिवार हो गया, ठीक है, विद्यालय आदि संस्कारों के हस्तांतरित के साधन है। जब आप स्कूल में जाते हैं तो आप कई चीज़ें क्या कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों से सीख भी रहे होते हो। आप देखते होंगे कि हाँ, अगर मान लीजिए आपका कोई अच्छा दोस्त है, ठीक है, और उसकी कुछ फैमिली वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं, तो आप उसे अडॉप्ट करते हैं। आपको वो चीज़ें अच्छी लगती है तो आप उसे अपने अंदर भी वो चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। कोई ज्ञान हो गया, या फिर कोई कौशल हो गया, या कोई कला हो गई, या फिर उसके बोलने व्यवहार हो गया, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर रहे होते हैं। एक बिहेवियर ही नहीं होता जो हम अडॉप्ट करते हैं, कला भी होती है, कौशल भी होता है, ज्ञान भी होता है, हम इस चीज़ को भी अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ये हस्तांतरित होने का एक तरीके से हस्तांतरित हो जाती हैं। तो यही इसने लिखा है कि ये कैसी है, हस्तांतरणीय होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं एक दूसरे, आदर्शात्मक होती हैं, ठीक है। संस्कृति सामूहिक आदतों और व्यवहारों के तरीके से बनती है। इसमें समूह के आदर्श विकसित होते हैं। जो हमारा समूह है, जो एक छोटे लेवल पे बेसिक समूह हो गया, जैसे परिवार हो गया, आपकी अगल बगल के 4 घर मिलकर हो गए, तो इनमें जो समूह के जो आदर्श होते हैं वो क्या होते हैं, विकसित होते हैं, मिले जुले रहते हैं। इस कारण जो संस्कृति का स्वरूप है वो कैसा हो गया, आदर्शवादी हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी संस्कृति के अनुसार क्या कर रहा होता है, व्यवहार कर रहा होता है। अगर आप देखेंगे कि आपके घर और बगल वाला घर हो गया, वो उनमें क्या होगा, अलग मतलब कि अलग अलग व्यवहार लोग कर रहे होते हैं, अलग अलग संस्कृति होती है। परंतु अगर आप समूह में बैठ जाते हैं तो वहाँ पे वो सारे जो आदर्श होते हैं वो कैसे होते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। कुछ संस्कृति उनकी होती है, कुछ संस्कृति उनकी होती है, तो इसलिए ये कैसी होती है, आदर्शात्मक भी होती हैं, ठीक है। इसकी ये भी विशेषता है कि कैसी है, आदर्शात्मक है। नेक्स्ट है संस्कृति बनाम सभ्यता। इट मीन्स कि संस्कृति वर्सेस सभ्यता, ठीक है, कि क्या क्या इनमें डिफरेंसेस है। अब हम इनको देखते हैं कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। संस्कृति सभ्यता के भीतर विद्यमान होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर सभ्यता के अंदर संस्कृति इन्वॉल्व होती है। छोटी छोटी जो संस्कृति चीज़ें हो गई, जो हमारी आदतें होती हैं, व्यवहार होता है, इन सबको मिलाकर ही तो एक सभ्यता का निर्माण हो रहा होता है ना, कि हाँ उस समाज में किस टाइप के जो लोग हैं वो रहते हैं। तो यही चीज़ है कि जो संस्कृति होती है वो सभ्यता के अंदर क्या होती है, विद्यमान होती है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों या समूहों का व्यवहारिक पहलू है, लेकिन सभ्यता एक विशाल समुदाय है।
ठीक है, वास्ट लेवल पे मैंने आपको बताया था ना, जो कई संस्कृतियों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है, संस्कृति और सभ्यता की समय रेखा में काफ़ी भिन्नता होती है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंसेस है कि संस्कृति का विकास सभ्यता से पहले हुआ है, क्योंकि संस्कृति आई तभी तो सभ्यता का विकास हुआ, तभी तो सभ्यता की क्या हुई, पनपी। तो यही चीज़ है कि पहले क्या होता है, संस्कृति का विकास होता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पर्सन के जो विचार होते हैं, जो उनका स्वभाव होता है, ठीक है, वो होता है एक पर्टिकुलर जो पर्सन में क्या क्या गुण, क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या ज्ञान कौशल, व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये चीज़ें होती हैं, उसी का विकास। इसलिए क्या कहा गया है कि जो संस्कृति का विकास है वो पहले हुआ है सभ्यता से। संस्कृति एक निश्चित सभ्यता के बिना अस्तित्व में रह सकती है। जो संस्कृति है वो बिना मतलब सभ्यता के बिना भी क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन वह निश्चित संस्कृति के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। कि एक पर्टिकुलर संस्कृति के बिना क्या नहीं कर सकती, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ये चीज़ कही गई है कि जो संस्कृति है वो एक निश्चित सभ्यता के बिना अस्तित्व में रह सकती है, परंतु वह निश्चित संस्कृति के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती है। आप समझ होंगे लाइन कि एक मान लीजिए कि आप संस्कृति में भी एक वो होना चाहिए कि उसके अंदर कुछ गुण व्यवहार जो भी है वो एक पर्टिकुलर एक निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मर्जी आपने उस चीज़ को संस्कृति का नाम दे दिया, ऐसा नहीं। उसमें भी कोई आपके एक होता है ना कि रूल रेगुलेशंस होते हैं फैमिली के, तो वही चीज़ होनी चाहिए, तभी जाके वो बिना सभ्यता के भी क्या कर पाएगी, एग्जिस्ट कर पाएगी। परंतु अगर ये गुण व्यवहार ये सब नहीं होगा तो क्या नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, उसको कोई लोग क्या नहीं करेंगे, मानेंगे ही नहीं। तो यही चीज़ बात कही गई है इसके अंदर। संस्कृति मूर्त या अमूर्त दोनों रूपों में पाई जाती है। मूर्त और अमूर्त मैंने बता दिया, जैसे मूर्त मतलब भौतिक, जो फिजिकल, जो टेंजिबल होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं। अमूर्त जिसको हम टच नहीं कर सकते, तो इसको हमने क्या कहा था, अभौतिक। ठीक है, ये चीज़ है। अगर इंग्लिश में कहूँ तो फिजिकल मूर्त हो जाता है, ठीक है, जिसको मैंने टेंजिबल भी बोल दिया। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और इसलिए इसे आगे बढ़ने वाला नहीं कहा जा सकता। ठीक है, लेकिन सभ्यता हमेशा विकसित हो रही होती है। अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसके गुण जो व्यवहार होते हैं वो मतलब जाते हैं, परंतु ये बहुत ज़्यादा तौर पे क्या नहीं कर पाते, विकास नहीं कर पाते। आप समझ रहे हैं ना, विकास का मतलब एक बड़े लेवल पे एक वो होना, फैल जाना। कि मान लीजिए कि आज आपके घर में आप खान पीन में आपके घर में ये चीज़ें बनती हैं, मान लीजिए राजस्थानी खाना बनता है, ठीक है, तो ये जरूर तो नहीं कि आपके बगल वाले घर में भी आप वो पसंद करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। परंतु जो सभ्यता होती है ना, अगर आपने ये कपड़े पहने हैं उसका इफेक्ट आपके आसपास के बहुत लोगों पे पड़ने लग जाता है। ठीक है, ऐसा मतलब आप कैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे हाँ, मैं आपको अच्छा एग्जांपल याद आ गया। जैसे आपने देखा था सभ्यता में, आपने पढ़ा था कि पहले जो लोग थे पहले बैलगाड़ी का यूज़ करते थे, फिर बैलगाड़ी से मोटरसाइकिल का यूज़ करने लगा, फिर मोटरसाइकिल रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी के बाद मतलब हवाई जहाज़, तो इस टाइप से हो गया था ये सब चीज़ें। परंतु जो संस्कृति है वो क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर उसके गुण व्यवहार और ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, ये एक दूसरे में हस्तांतरित तो होती है, परंतु ये क्या नहीं हो सकती, बड़े लेवल पे फल फूल नहीं सकती है। जरूरी नहीं कि जो आपके गुण होंगे, जो आपका व्यवहार होगा, वो बहुत से जो लोग होंगे, बहुत से जो समाज के जो लोग होंगे वो अडॉप्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो यही चीज़ है कि जो संस्कृति है वो क्या नहीं होती है, फल फूल नहीं सकती, विकसित नहीं हो सकती, परंतु वो क्या होती है, संस्कृति फैलती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, परंतु उसका क्या नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होती, विकास नहीं होता, विकसित नहीं होती वो चीज़ें। परंतु जो सभ्यता है वो विकसित होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इनकी विभिन्नताओं में, डिफरेंसेस में। सभी समाजों में संस्कृति होती है, लेकिन केवल कुछ ही समाजों में क्या होती है, सभ्यता होती है। कि अगर आप देखेंगे कि जो सोसाइटी होती है उन सब में, हर परिवार में, हर उस पर्सन में क्या हो रही होती है, संस्कृति होती है। पर ज़रूरी नहीं है कि हर समाज में क्या हो, सभ्यता हो, कि वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हों, मतलब कि सभ्य तरीके से व्यवहार करते हों। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो यही चीज़ है। संस्कृति और सभ्यता के अलग अलग विस्तार हैं, ये कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसको वो कर देना, ये मिसप्रिंट हो गया होगा। संस्कृति सभ्यता का एक हिस्सा है, जबकि जो सभ्यता है वो विभिन्न संस्कृतियों का मेल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग संस्कृतियों के मिलने से ही क्या बनती है, एक सभ्यता बनती है। अगर आप देखेंगे सभ्यता में एक सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, कोई राजस्थानी, कोई पंजाबी, कोई हरियाणवी, कोई बिहारी, मतलब इस टाइप से लोग मिलकर रहते हैं। परंतु ये क्या है, अलग अलग इनकी क्या है, कल्चर है, इनकी अलग अलग फैमिली वैल्यूज है, और इन्हीं सबको मिलाकर क्या बनी है, हमारी एक सभ्यता बनी है। तो यही चीज़ इसमें कही गई है कि संस्कृति सभ्यता का हिस्सा है, जबकि सभ्यता विभिन्न संस्कृतियों का मेल होती है।
संस्कृतियों को मापने के लिए कोई मानक नहीं है, लेकिन सभ्यता के लिए एक अमूर्त मापक मानक है। क्योंकि हम जैसे कि है ना, इसको आपको सभ्यता को एक मापने का आपने देख भी लिया कि कैसे, जो अगर मान लीजिए कहीं का कुछ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, कोई तकनीकी तौर पे हो गया या फिर किसी भी चीज़ तौर पे, कपड़े का मान लीजिए, कपड़े के ये कपड़ा वहाँ का फेमस है कपड़ा, ठीक है, तो दूसरी जगह पे वो चीज़ें क्या होने लग जाएंगी, फैलने लग जाएंगी, वहाँ के लोग जो हैं दूसरे देशों में यूज़ करने लग जाएंगे। तो ये चीज़ क्या है, एक तरीके से हम इसको एक तरीके से माप सकते हैं, ठीक है। परंतु जो संस्कृति है उसको नहीं मापा जा सकता, क्योंकि हम किसी के अंदर उसकी इंटरनली जो वो हो रही होती है, गुणों का विकास हो रहा होता है, हम उसको नहीं माप सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंसेस है संस्कृति और सभ्यता के अंदर। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, संस्कृति की क्या परिभाषा है, संस्कृति और सभ्यता में क्या डिफरेंसेस हैं, उसके अंतर बताइए, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। एक बार हम इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं, कंक्लूजन क्या है कि संस्कृति और सभ्यता दो सामाजिक अवधारणाएं हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है लेकिन प्रकृति से विभिन्न भी हैं, ठीक है। संस्कृति किसी विशेष समाज के रीति रिवाजों हो गए, सामाजिक दृष्टिकोण हो गया, और वो कार्यों को दर्शाती है, ठीक है। जो संस्कृति है कि कैसा रीति रिवाज, कौन फैमिलीज कैसी वैल्यूज अपना रहा है, किस व्यक्ति का कैसा व्यवहार है, ठीक है, ये चीज़ें शो करती है। परंतु जो सभ्यता है ना, वो कला, साहित्य, जीवन पद्धति, हमारा कैसा लाइफस्टाइल है, वास्तुकला हमारी आदि के माध्यमों से भौतिक रूप से संस्कृति को क्या कर रही होती है, प्रकट कर रही होती है, मतलब कि फिजिकली तौर पे इसको प्रकट करती है, ठीक है। और जो हमारा वो होता है, संस्कृति होती है, वो फिजिकली नहीं हमें प्रकट कर पाती है, जरूरी नहीं है। अब व्यवहार है, क्या आप इस व्यवहार को टच करके देख सकते हैं कि किसके अंदर किस टाइप का व्यवहार है। जो आपका कौशल है, वो कौशल का टच कर पाते हैं, पर कौशल से जो चीज़ें बनाई जाती है, जैसे मकान बन गया तो उसको आप टच कर सकते हैं, वो आपका क्या हो गया, वो भौतिक हो गया। तो यही चीज कहा गया कि जो संस्कृति को क्या कर रही होती है, वो प्रकट करती है भौतिक तौर पे, कौन सी चीज, सभ्यता, ठीक है। हम अपनी संस्कृति को दर्शाते हैं और सभ्यता वह गुण है जो हमारे पास है। अपनी सभ्यता को सुरक्षित रखने पर विचार करना उचित है, क्योंकि जो हमारे हमारे पास है उसे संरक्षित करने से हम सुरक्षित रहेंगे और जो हम हैं उसकी सुरक्षा होगी, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अगर हम अपनी सभ्यता को बनाए रखेंगे तो जो हमारी जो संस्कृति है वो खुद ही ऑटोमेटिक सुरक्षित रहेगी। वर्तमान काल में संस्कृति पर सभ्यता के प्रभाव अधिक देखे जा सकते हैं, साथ ही प्रत्येक संस्कृति परिवर्तन के कारण सभ्यता में नतीजे देखे जाते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया सेकंड। आपकी ये जो क्वेश्चन है ना, ये जरूरी नहीं क्वेश्चन के तौर पे, मैं आपको एज अ बुक में जो आपके जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको मैंने इजी वे में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए इसमें बता रखा है, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शहरी क्रांति की अवधारणाओं को समझाइए और चाइल्ड की शहरी क्रांति के मॉडल को महत्व और प्रतिपादित एक शहर की 10 संक्षिप्त विशेषताओं को बताना है, ठीक है। अब इसमें ये तो नहीं लिख रखा कि इसकी आलोचनाएं भी बताने की, इन्होंने क्या क्या मतलब आलोचनाएं की गई थी, ठीक है, परंतु मैंने इसके अंदर आपको ये भी बता रखा है। तो अब हम देखते हैं शहरी क्रांति। शहरी क्रांति नव विज्ञान, निर्विज्ञान और पुरातत्व में प्रक्रियाएं जिनके द्वारा कृषि, ग्राम समाज, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जटिल शहरी समाजों में विकसित हुए हैं। कि मतलब कि क्या है, शहरी क्रांति की जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू या किसी भी माध्यम से जो हमने क्या किया है, जो जैसे कि जो गांव का जो एरिया था उसको डेवलप करके हमने क्या कर दिया, उसमें उसको सिविलाइज कर दिया, उसमें वो शहर मतलब शहरी क्रांति उसमें ला दिया है। सामाजिक तौर पे हो गई या आर्थिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे, जैसे कि गांव को छोड़ के जैसे इसमें लिख रखा है कि वह प्रक्रियाएं जिनके द्वारा कृषि, ग्राम समाज कैसा हो गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या हो गया, जटिल शहरी समाजों में विकसित हुआ है, ठीक है। एक सामाजिक विकासवादी और पुरातत्वी गोल्डन चाइल्ड, जिनके हमने 10 अभी सिद्धांत वो भी पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या किस 10 मॉडल के आधार पे शहरी क्रांति को क्या किया है, इसकी विशेषताएं बताई हैं। कि चाइल्ड मानव समाज के विकास में प्रमुख परिवर्तनों पर अग्रणी और सबसे प्रभावशाली सिद्धांतकारों में से एक हैं, और इन्होंने ही 10 सिद्धांत दिए हैं, 10 विशेषताएं बताई हैं कि शहरी क्रांति क्या क्या मतलब उसमें क्या मतलब होता है शहरी क्रांति का, इस टाइप से। सामाजिक और आर्थिक समझ की मार्क्सवादी विचारधारा की ओर झुकाव रखते हैं। चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति और शहरी क्रांति की अवधारणाओं को विकसित किया है ताकि शहरीकरण को क्या किया जा सके, समझा जा सके, अवधारणाएं बनाई जा सके। तो ये शहरी क्रांति क्या है, शहरीकरण होना, मतलब कि गांव से गांव में जो जो मतलब वैसा होता है थोड़ा देहाती जो वो होता है, उससे उसको क्या कर देना, डेवलप कर देना, कि जिससे क्या हो रहा है कि शहरों का विकास हो रहा है। तो यही चीज़ है शहरी क्रांति, ठीक है, इसमें और कुछ नया नहीं है। नवपाषाण क्रांति, अब हम इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है ना कि जो गोल्डन चाइल्ड ने ना नवपाषाण क्रांति
और शहरी क्रांति की अवधारणाओं को विकसित किया है। इट मीन्स शहरी क्रांति का मतलब तो आप समझ गए, जो नए नए शहर विकसित हुए। इट मीन्स आपने देखा कि कैसे जो गांव का जो अनसिविलाइज्ड एरिया था उसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और मतलब कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं अगर उनमें डेवलपमेंट कर दी जाए तो वो क्या हो जाते हैं, उनमें एक तरीके से क्रांति आ जाती है। उनमें एक तरीके से देखा जाए तो वो शहरों की तरह हो जाते हैं। तो यही चीज़ है कि शहरी क्रांति हो जाती है। तो यही इन्होंने कहा है ना कि इन्होंने नवपाषाण क्रांति और शहरी क्रांति की अवधारणाओं को विकसित किया है। और नवपाषाण क्रांति क्या हो गई, जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने पाषाण काल पढ़ा था, फिर नवपाषाण काल ये था ना। तो उसमें क्या था, जो पाषाण काल था वो तो बहुत पुराना टाइम पीरियड था, जिसमें जो वो थे जैसे आदि मानव हो गए, जो मनुष्य हो गए, वो किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे, वो कच्चा खाना खाया करते थे, कच्चा जो मांस होता है वो खाते थे। उनको आग की नॉलेज नहीं थी, वो कृषि नहीं जानते थे, वो किसी भी जानवर को पालतू नहीं बनाते थे। परंतु जैसे नवपाषाण आया, नवपाषाण टाइम पीरियड चला, तो उस टाइम में उनमें ये चीज़ें नॉलेज डेवलप्ड हो गई थी कि आग कैसे जलाई जाती है, जो खाना पका हुआ कैसे बनाया जाता है, और जो रहने के लिए आवास होता है, जीवन निर्वाह के लिए घर बनाना, ये सब नवपाषाण टाइम पीरियड में ही हुआ था। तो यही चीज़ है कि गोल्डन चाइल्ड ने ना नवपाषाण क्रांति और शहरी क्रांति की अवधारणाओं को विकसित किया है। एक तरीके से देखा जाए कि आज के टाइम में अगर गांव को अगर उसमें चेंजेस कर दिए जाए, गांव में टेक्नोलॉजी ला दी जाए, तो वो शहरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही जो पुराना टाइम पीरियड था पाषाण काल, उसमें जब जो आदि मानव है उन्होंने बहुत विकास कर लिया, जो मनुष्य उसने बहुत विकास कर लिया, आग का आविष्कार कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया, जानवरों को पालतू बनाने लग गए थे, और रहने के लिए आवास बनाने लग गए थे, पहनने के लिए पत्तों के कपड़े बनाने लग गए थे। तो ये क्या था, उसमें भी तो क्रांति आई थी। तो यही कहा गया है कि इन्होंने इसी अवधारणा को क्या किया है, विकसित किया है। गोल्डन चाइल्ड की नवपाषाण क्रांति संबंधित अवधारणाएं शिकार और जीवन निर्वाह के लिए एकत्रित करने से लेकर क्या है, खेती करने तक के संक्रमण को दर्शाती है। तो आपने देख लिया कि क्या ये दर्शा रही है जो नवपाषाण क्रांति है, कि जो इंसान शिकार करता है जीवन निर्वाह के लिए, उसके साथ साथ जो कृषि तक की जो कंडीशन आ गई। इट मीन्स पहले वो शिकार करके खाना खाता था, ठीक है, फिर उसने सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए पेट पालता था और बिना मतलब कच्चा मांस टाइप में खाता था। फिर धीरे धीरे उसने आग का आविष्कार किया तो वो उसे पका के खाने लग गया। फिर वो उस चीज़ से भी क्या करने लग गया, फिर खेती करने लग गया। हाँ, कि खेती करके क्या की जा सकती है, पैदावार की जा सकती है, और खाद जो खदान है उनको वो करा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। तो यही चीज़ लिखी गई है कि खेती करने के तक के संक्रमण को क्या करते दर्शाती है जो नवपाषाण क्रांति है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इस घटना को दुनिया के 7 और 8 हिस्सों में से एक साथ विकसित होते हुए देखा जा सकता है। कि हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत से देशों में इसको आराम से विकसित होते हुए देख सकते हैं, लेकिन सभी एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक साथ हुए हैं, अपने अपने इंडिविजुअली तौर पे जहाँ पर जैसा हुआ वैसे वो वहाँ के क्या हुए, वो हुआ, उन्होंने डेवलप्ड किया। जैसे कि अगर आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें यही चीज़ था कि इंडिविजुअली जहाँ पे जैसी सभ्यता जो चीज़ था वैसे डेवलप्ड हुआ वहाँ का। ऐसा नहीं था कि कोई किसी पे क्या था, डिपेंडेबल था, वो अपने आप में इंडिविजुअली क्या थे, स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। जंगली संसाधनों के संचय से खाद्य पदार्थों के उत्पादन और खपत में काफी परिवर्तन और विकास हुआ है। नवपाषाण क्रांति को तकनीकी सफलताओं और सामाजिक परिवर्तनों का एक संयोजन के रूप में भी देखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो नवपाषाण क्रांति है वो क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होना, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक प्रयोग करना भी क्या है, एक तरीके से नवपाषाण क्रांति को उस रूप में देखा जाता है। शहरी क्रांति ने सामाजिक संस्थाओं और प्रथाओं को पूरी तरह बदल दिया। जो पहले की जो सामाजिक सोच होती थी या फिर प्रथाएं होती थी, उन सब चीज़ों में भी शहरी क्रांति ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। जैसे कि पहले आप देखते थे कि गांव में जो लोग थे वो छोटी सी उम्र में ही पहले शादी करवा देते थे, या फिर जो अगर आपने अपनी परदादा या परदादी या नाना नानी या दादा दादी से सुना होगा तो आपने सुन रखा होगा कि हाँ, अगर 14-15 साल के होते थे ना, तब से वो साड़ी पहनने और या धोती पहनना स्टार्ट कर देते थे। परंतु शहरी क्रांति ने क्या किया, उन्होंने प्रथाओं को पूरी तरह बदल दिया। तो यही चीज़ है इसके अंदर, शहरी क्रांति के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, इस चरण के दौरान शहरों में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार हुए, साथ ही शासन के नए संस्थान अस्तित्व में आए। तो यही चीज़ है, इसमें यही लिखा है कि इस चरण के दौरान क्या हुआ था, आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, आर्थिक विकास हुआ, और साथ साथ क्या हुआ, नए नए मतलब संस्थानें होती हैं जो आजकल आप देखते हैं, नए नए संस्थानें बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। जैसे अब आप देखते हैं WHO हो गया, WTO हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, IMF हो गया,
ठीक है। तो ये सभी चीज़ क्या है, वैसे ही जैसे जैसे शहरी क्रांति जैसे जैसे आती रहती है, वैसे वैसे नए नए संस्थान भी अस्तित्व में क्या आते हैं। मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता हो गई, चीन की सभ्यता हो गई, भारत और इंडीज के क्षेत्रों में शहरों और राज्यों का क्या हुआ था, उदय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सभी सरल समाजों से विकसित हुए हैं जिनमें बाहरी प्रभाव शामिल नहीं थे। इट मीन्स ये मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये क्या थे, स्वतंत्र रूप से विकसित हुए थे। ये नहीं था कि किसी के दबाव में आकर विकसित हुए, ये अपने आप में इंडिविजुअली क्या हुए थे, इंडिपेंडेंटली वो हुए थे, विकास हुआ था इनका। तो यही बात है कि इसमें किसी भी बाहरी ताकत का क्या नहीं है, प्रभाव शामिल नहीं है। 1920 के दशक में उर नामक स्थान पर खुदाई से मिले आंकड़ों को नियोजित किया गया, जिसमें मेसोपोटामिया की सबसे पहली शहरी समाज का प्रमाण दिया गया था। कि इसमें कहा गया कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की जब खुदाई हुई ना, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता देखी गई, जिसमें पहली बार क्या मिला था, हमें शहरी समाज का प्रमाण मिला था। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता के, अगर मान लो जिन बच्चों को नहीं पता मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या था, परंतु कई बच्चों ने, बहुत मोस्ट ऑफ दी बच्चों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा। उसमें आपने पढ़ा होगा कि कैसे जो वहाँ की जो ईंटें मिली थी वो एकदम पक्की ईंटें मिली थी। ये नहीं थी कि हाँ आग में पकाई हुई ईंटें मिली थी। साथ ही साथ वहाँ का जो आपके वो था स्ट्रक्चर था, गलियों का स्ट्रक्चर हो गया, नालियों का स्ट्रक्चर हो गया, या फिर जो पानी का बहाव का वो हो गया, या फिर आपने मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा एक स्थल हो गया था, एक मोहनजोदड़ो था, उसमें ग्रेट मतलब वो सबसे बड़ा बाथ मिला था, नहाने वाला स्नानागार, और अन्ना घर भी मिला था उसके अंदर, ग्रेनरी। ठीक है, तो ये सब क्या था, ये सब शो कर रहे थे कि हाँ ये कैसी सभ्यता थी उस टाइम पे, इतनी पुरानी होते हुए भी क्या थी वहाँ पे, वो डेवलप थी, वो शहरी थी। जैसे कि आपने सुना था कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें जो हड़प्पा स्थल था वो 1901 में इसकी खोज की गई थी। ऐसी जो मोहनजोदड़ो था, जिसे हम क्या कहते हैं, मृतकों का टीला भी कहते हैं इसको, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी उसको, मोहनजोदड़ो जो स्थल था ये आपको 1922 में खोजा गया था। और इसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मिली थी जो क्या थी, बहुत ज़्यादा शहरी समाज का प्रमाण देखने को मिलता है उसमें। तो यही बात इसमें भी यही कही गई है। ठीक है, मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता से कोरिलेट करके समझा दिया कि जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये चीज़ें ऐसे देखी गई थी कि वहाँ पर क्या मिल रहे थे, शहरी समाज का प्रमाण मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है, चाइल्ड का मानना था कि शहरी क्रांति ने धातु विज्ञान के विकास और शहरों में रहने वाले कारीगर, नए विशेषज्ञों के लिए क्या किया है, एक नए सामाजिक वर्ग के उत्थान को देखा है। तो उन्होंने यही कहा कि जैसे जैसे आप मान लीजिए जहाँ पे कई लोग रहने लग जाते हैं इकट्ठा, तो उनकी ज़रूरतें भी होती हैं, तो उनको फुलफिल करने के लिए कई लोग उसको वो करते हैं। जैसे मान लीजिए आज आप जैसे कहीं एक बंजर भूमि थी, ठीक है, वहाँ पे कई लोग जाके बसने लग गए। वहाँ पे जब कई लोग जाके बसने लग गए तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो सरकार है वो भी क्या करने लग जाती है, वहाँ पे सुविधाएं प्रोवाइड करवाने लग जाती हैं, जिससे कि क्या हो, वो लोग अच्छे तरीके से अपना क्या कर पाएँ, जीवन यापन कर पाएँ। तो यही कहा गया है ना कि शहरी क्रांति ने ना धातु विज्ञान के विकास को बढ़ावा दिया, और मतलब जो कारीगर हैं या नए नए विशेषज्ञ हैं उनको नए नए मतलब सामाजिक उत्थान को देखा गया था नवपाषाण क्रांति के अंतर्गत। अब इन्होंने कहा है जो चाइल्ड के द्वारा बताए गए एक शहर के 10 लक्षण, इट मीन्स शहरी क्रांति उन्होंने किस टाइप से उन्होंने अपने वो वर्गीकृत किया है, उन्होंने किस टाइप से बताया कि हाँ वो शहर एक तरीके से कहा जाए कि शहरी क्रांति आई है, उसको इन्होंने 10 उनके वो बताए, इन्होंने लक्षण बताए हैं। तो फर्स्ट है, शहर शब्द एक सामाजिक संगठन को दर्शाता है। ठीक है, कि वो क्या है, सामाजिक संगठन को ही दिखाया, क्योंकि शहर तो तभी बनेगा ना जब बहुत से लोग समाज में एक जगह आकर क्या करेंगे, इकट्ठे रहेंगे। तो ये कैसा है, ये सामाजिक संगठन को शो करता है, प्रदर्शित करता है, जो आकार में बड़ी और संगठन में जटिल हो। ठीक है, जिसका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, और संगठन कैसा होता है, जटिल होता है, कठोर होता है, वो आपस में एक तरीके से वो जोड़ कर रहते हैं। ठीक है, चाइल्ड ने शहर की अवधारणा को परिभाषित करना कठिन बताया है। उन्होंने ये इसको बोला कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा अगर मैं शहर की उसको परिभाषित करना चाहूँ, परंतु फिर भी इन्होंने 10 लक्षण इन्होंने बताए हैं कि आकार की दृष्टि से शहर बस्तियों की तुलना में क्या होते हैं, अधिक व्यापक और घनी आबादी वाले होते हैं। अगर देखा जाए कि जनसंख्या के मामले में अगर आप देख लें आज के टाइम में, अगर आप अपने गांव में जाते होंगे तो वहाँ पे कितने दूर दूर घर होते हैं, या तो फिर बहुत मतलब कि बहुत कम लोग दिखाई देने लग गए हैं, या तो किसी के पापा या किसी की मम्मी कहीं शहरों में जाके कम काम कर रही होती हैं, या वहाँ से अपना रोजगार इकट्ठा करती हैं, या कई बच्चे भी बाहर जाके पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या क्या कम होती है, परंतु जो शहर में है जनसंख्या क्या हो रही है, डे बाई डे इंक्रीज होती रह रही है। अब जैसे आप दिल्ली जैसे शहर में ले लीजिए, या फिर मुंबई जैसे शहर में ले लीजिए, यहाँ पर जो जनसंख्या वो बहुत अत्यधिक मात्रा में है। ठीक है,
तो यही कहा गया है कि शहर को तो हम 10 लक्षणों के माध्यम से वो करते हैं, बताते हैं। तो इसमें क्या है, आकार की दृष्टि से जो शहर हैं उनकी आबादी हो गई या फिर वो एक तरीके से फैले हुए ज़्यादा होते हैं, जो होता है, ठीक है, बस्तियाँ होती हैं। शहर की आबादी की संरचना किसी गांव की संरचना से क्या होती है, अलग होती है। और कार्य भी विभिन्न होते हैं, क्योंकि गांव में आप देखते हैं कि लोग कृषि में इन्वॉल्व होते हैं, परंतु जो शहरों में होता है वो कैसे होते हैं, अधिकतर जो लोग होते हैं बिजनेसमैन होते हैं, या किसी फर्म या किसी कंपनी में क्या कर रहे होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ है, क्योंकि शहरों में लोग कैसे होते हैं, शिल्पकार, पुजारी हो जाते हैं, व्यापारी, जैसे मैंने आपको बताया, बिजनेसमैन, ठीक है, या फिर विशेषज्ञों को देखने को मिलते हैं। ये चीज़ है, और काम भी अलग अलग होते हैं, जैसे इनमें लिख रखा है कि कार्य भी भिन्न है। तो वही तो मैंने आपको बताया कि शहरों में लोग बिजनेसमैन ये सब आपको देखने को ज़्यादा मिलते हैं, या जिनका अपना जो बड़े लेवल पे क्या कर रहे होते हैं, आदान प्रदान करते हैं वस्तुओं का, ठीक है, जैसे व्यापारी जिसे हम कहते हैं। तो यही चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, प्रत्येक उत्पादक यहाँ तक कि सबसे प्राथमिक को भी सीमित तकनीक उपकरणों के साथ प्राप्त होने वाले छोटे अधिशेष पर कर का भुगतान करना पड़ता है। यह कर एक दिव्य राजा और एक काल्पनिक देवता को दिया जाता है, जो सभी अधिशेष एकत्र करता है। तो यहाँ पे यही है कि जो प्रत्येक जो उत्पादक होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, उसको क्या करना पड़ता है, एक टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि आप पहले के टाइम पे सुनते होंगे कि हाँ, राजा रानी को वो करना पड़ता था, कर प्रदान करना पड़ता था, उनको वसूली देनी पड़ती थी। तो वही चीज़ है कि इस टाइम पे शहरों में कैसे गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करते हैं। तो यही चीज़ इसके अंदर बताई गई है कि क्या इसमें लिखा है कि यहाँ तक कि सबसे प्राथमिक को भी सीमित तकनीक उपकरणों के साथ प्राप्त होने वाले जो छोटे अधिशेष पर कर का क्या करना पड़ता है, उनको भुगतान करना पड़ता है। कोई भी अगर उन्होंने फर्म आपकी इस्टेब्लिश करी है, फर्म लगाई है, उस फर्म का भी उनको क्या करना पड़ता है, टैक्स उनको देना पड़ता है लोगों को। फोर्थ पॉइंट है, स्मारकीय वस्तुकला शहरों को गांव से अलग करती है। जो शहरों में आप देखते हैं, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में आप देखने लग गए, तो इंडिया गेट हो गया, लाल किला जिसे हम रेड फोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है, या राष्ट्रपति भवन हो गया। तो ये सब क्या है, यही सब चीज़ें जो हैं गांव को शहरों से अलग करती है, मतलब शहरों को गांव से अलग करती है, क्योंकि गांव में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती, परंतु शहरों में ये सब चीज़ें क्या होती हैं, रहती हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, लेकिन वास्तव में सकेंद्रित अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के हाथों में आ गया, जिन्होंने शासक वर्ग का गठन किया। इस समूह में पुजारी भी हो जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हो जाते हैं, और नागरिक और सैन्य नेता शामिल होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इनके सिक्स्थ लक्षण है शहरी क्रांति, मतलब शहर को दर्शाने के, कि शहर कब कब कहलाता है, जब प्रशासनिक और संचार उद्देश्यों के लिए लेखन का आविष्कार और उपयोग होता है। ज्यामिति, अंगणित और खगोल विज्ञान जैसे विज्ञानों का विस्तार भी देखा जाता है शहरों में। कला की प्रकृति शैलियों का उत्पादन देखा जाता है। यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई जो कौशल होते हैं उनका वो किया जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे उनको अपने टैलेंट को शो करने का एक मौका मिलता है शहरों में। 9 पॉइंट है, लंबी दूरी के विदेश व्यापार, ठीक है, ये भी शहर का एक तरीके से वो दिखाया जाता है लक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है 10th, एक राज्य संगठन जो अब निवास पे आधारित था, रिश्तेदारी पर नहीं। तो ये चीज़ है कि शहरों के ये लक्षण होते हैं। आप अपने देख लिया कि जो चाइल्ड थे उन्होंने किस टाइप से शहर के 10 लक्षण को दिखाया है, ठीक है, ये चीज़ें। अब हम देखते हैं कि इसकी आलोचनाएं क्या की गई थी। इसमें ये कुछ और पॉइंट रह रहे हैं, पहले इनको देख लेते हैं, फिर हम उसके वो देखेंगे जो प्रतिक्रियाएं क्या थी, रिस्पॉन्स क्या था इसको लेकर। तो इन 10 विशेषताओं से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि चाइल्ड का मॉडल परस्पर संबंधित सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला पर आधारित है। इट मीन्स ये था कि गांव के कंपैरिजन में ना शहरों में जो सामाजिक परिवर्तन देखे गए, राजनीतिक परिवर्तन देखे गए, सांस्कृतिक परिवर्तन या फिर आर्थिक परिवर्तनों को जो देखा गया, वो इन्हीं बेस पे क्या कहा गया था, वो चाइल्ड ने क्या बताया था कि हाँ, शहर के ये 10 लक्षण होते हैं जिसको वो क्या बता सकते कि हाँ, ये शहर है। तो यही आपने देखा सामाजिक परिवर्तनों में भी आप देखते हैं कि कैसे समाज की जो सोच होती है वो गांव के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा डिफरेंट होती है। राजनीतिक तौर पे भी आप ले लीजिए, यहाँ पे एमएलए होता है और गांव में क्या होता है, पंचायत, ये सब होता है। सांस्कृतिक तौर पे भी वहाँ के पहनावे अलग होते हैं, रहन सहन का ढंग अलग होता है, शहरों में अलग होता है। आर्थिक तौर पे भी जो यहाँ की कंडीशन होती है, आर्थिक जो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, वो गांव के कंपैरिजन में बेटर होती है, क्योंकि यहाँ पे आप अच्छे तरीके से क्या कर पाते हैं, अर्न कर पाते हैं। आपको बहुत से जॉब फैसिलिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। तो यही चीज़ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका
जिसके परिणाम स्वरूप शुरुआती शहरों और राज्यों का निर्माण हुआ है। इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, शहरों का निर्माण किया गया है। अब देखते हैं चाइल्ड मॉडल की प्रतिक्रिया, क्या मतलब कि इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिखाया गया था। तो चाइल्ड के सिद्धांत की सबसे प्रमुख आलोचना यह थी, मतलब आप प्रतिक्रिया को आलोचना के तौर पे भी ले सकते हैं कि हाँ इसमें क्या बुराइयां बताई गई थी जब इन्होंने ये अपनी जो मॉडल, जो 10 सिद्धांत थे, जो 10 लक्षण थे, इन्होंने बताए इस मॉडल को, पर जो लोग थे, जो विद्वान थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने क्या आलोचनाएं की। तो उन्होंने कई प्रतिक्रियाओं और संस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने का बहुत कम प्रयत्न किया था। ठीक है, इट मीन्स ये आपस में क्या नहीं थी, कनेक्ट नहीं थी। इस बात को सबसे पहले रॉबर्ट मैक एडम्स और तत्पश्चात पॉल व्हिटली और जेम्स हेफ उन्होंने ऑस्बर्न ने उठाया था। जो ये बात थी कि ये एक दूसरे को मतलब जोड़ने में इन्होंने एक तरीके से आपस में कम तरीके से कनेक्ट कर पाए थे, पूर्ण तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाए थे। तो ये जो था ना, सबसे पहले इन्होंने ये जवाब उठाया था, मतलब सवाल उठाया था। ठीक है, ये इन्होंने इस बात पे पहले इन्होंने प्रतिक्रिया दिखाई थी। नेक्स्ट है पॉइंट कॉलिन रेनफू। ये थोड़ी ना प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इनके स्कॉलर्स के जो नेम होते हैं ना थोड़े अटपटे से होते हैं, तो थोड़ी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाएगी, पर लिखा हुआ है तो साफ साफ है लिखा हुआ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, कॉलिन रेनफू विभिन्न विशेषताओं के बीच क्रियात्मक संबंध के विषय पर चाइल्ड का बचाव करते हैं और उनके अनुसार उनके मॉडल में निहित है। इट मीन्स जो ये थे, जो कॉलिन रेनफू थे, वो इनके फेवर में थे, जो चाइल्ड थे उनके फेवर में थे ये। ठीक है, परंतु जो स्कॉलर्स थे ना, ये उनके क्या थे, अगेंस्ट थे। ठीक है, ये इनके फेवर में थे क्योंकि इन्होंने कहा ना कि वो उनके मॉडल में कैसे हैं, निहित हैं, वो उनका बचाव करते हैं। उनके जो मॉडल उन्होंने दिए, जो 10 लक्षण उन्होंने बताए, 10 मॉडल, उनके उसके अंदर वो क्या थे, इनका बचाव कर रहे थे, इनका वो सेव कर रहे थे, और इनके अंदर इन्हीं मॉडल के अंदर वो क्या थे, निहित थे, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना और उनका बचाव करते थे जो कॉलिन रेनफू थे। हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सभी शहर चाइल्ड की 10 विशेषताओं को प्रमाणित नहीं करते। जो सारे शहर हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हों। कई शहर ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनमें कुछ 10 लक्षण में से कोई एक आध लक्षण ना हो उन शहरों में। तो यही इसमें बात कही गई है, क्योंकि ये सामाजिक और सांस्कृतिक और भौगोलिक संदर्भों में एक समृद्ध विविधता प्रदर्शित करता है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए 10 लक्षण अगर जिस शहर में होंगे तो पूरी तरह से क्या होगा, उसमें शहरी क्रांति आई होगी। परंतु ज़रूरी नहीं है ना कि 10 के 10 जो मॉडल है, 10 के 10 जो लक्षण है वो सभी शहरों में निहित हो। तो यही बात इसके अंदर कही गई है कि ऐसा नहीं हो सकता। आर मैक एडम्स का तर्क है कि प्रारंभिक शहरों में विशाल अधिशेष का कोई सबूत नहीं है, जबकि जेकब्स बताते हैं कि शहरों के विकास के लिए खेती अकेले महत्वपूर्ण नहीं होती। कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर शहरों का विकास जैसे नवपाषाण क्रांति के संदर्भ में हम देख रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर खेती करने लग गए तो वहाँ पे एक तरीके से शहरों का विकास हो गया, डेवलप्ड हो गया वो ना। ठीक है, ऐसा नहीं माना जाएगा। तो यही बात इसके अंदर कही गई है कि खेती जो अकेले नहीं है कि वो क्या कर सकती है, इसको संदर्भित कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि वहाँ अधिशेष होने के लिए सबसे बड़े पैमाने पर मांग होनी चाहिए। लेवेंट और अनातोलिया खेती के बजाय लंबी दूरी के व्यापार के कारण उत्पन्न होने वाले शहरों का प्रमाण देते हैं। ये सभी तर्क शहरीकरण की प्रकृति पर अलग समझ प्रदान करते हैं। तो ये जो है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ आप लिख सकते हैं, बट हाँ मैंने इसको आपके नोट्स में इसलिए इंक्लूड कर दिया कि आपके कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो छूट जाए। लेकिन कई विद्वानों ने उनके सभी तर्कों का क्या किया है, खंडन किया है। जो चाइल्ड हैं या जो जितने भी जो स्कॉलर्स हैं उनके फेवर में हैं, उनकी बातों को खंडन भी करते हैं। ठीक है, कई, क्योंकि हर स्कॉलर्स का, अगर कई स्कॉलर्स किसी के फेवर में होंगे तो कई स्कॉलर्स क्या होंगे, अनफेवर में भी होते हैं, मतलब फेवर में नहीं होते हैं उनके। ठीक है, इसमें जो है मेक एडम्स भी हैं जिन्होंने चाइल्ड के मॉडल के साथ सक्रिय रूप से जुड़ाव किया है और इसे मुख्य धारा के मानव शास्त्रीय, पुरातत्व और सांस्कृतिक विकास में क्या किया है, इन्होंने शामिल भी किया है। तो इनमें जो मेक एडम्स हैं वो भी इनके फेवर में हैं और उन्होंने इससे एक तरीके से क्या किया है, कनेक्टिविटी वो रखी है और इनको क्या किया, इन्होंने पुरातत्व और संस्कृति विकास में इन्होंने शामिल भी किया है, जो शहर के जो इन्होंने 10 लक्षण बताए हैं। अपनी पुस्तक द इवोल्यूशन ऑफ अर्बन सोसाइटी में एडम्स ने 10 सूत्रीय विशेषताओं के साथ अपनी चर्चा शुरू की और फिर सामाजिक प्रथाओं और संस्थानों पर बहुत जोर देने के लिए इसे क्या किया, विस्तारित और संशोधित भी किया। अगर संशोधित तब किया जाता है जब हमें किसी चीज़ की नीड होती है और उसमें हमें जैसे हम अपने संविधान का भी संशोधन क्यों करते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है वैसे वैसे हमें किसी चीज़ की नीड रहती है, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस रहती है कि हाँ ये कानून बनना चाहिए, तो उसमें संशोधन होता है। उसी टाइप से
इसका भी क्या हुआ, इलेबोरेट हुई है, मतलब एक्सप्लेन किया गया, विस्तारित किया गया, इसको फैलाया गया है, और साथ ही साथ क्या किया गया, इसको संशोधित भी किया गया है। विलियम सेंडर्स के सांस्कृतिक विकास का मॉडल चाइल्ड के विश्लेषण पर आधारित था। जो विलियम सेंडर्स था, इनका भी जो था, इनका मॉडल भी चाइल्ड के विश्लेषण पर ही आधारित था, जो इन्होंने एनालाइज किया था, उसी पर बेस्ड था। और इन सभी विद्वानों ने चाइल्ड के मॉडल को आगे बढ़ाने और इसे दुनिया के नए हिस्सों में पेश करने के लिए क्या किया है, अपनी भूमिका निभाई है। तो आपने देखा जो ऊपर के ये जो वो थे स्कॉलर्स थे, इन्होंने इसके अगेंस्ट थे। जो ये वाले स्कॉलर्स थे, मेक एडम्स हो गए, रोबोट मेक एडम्स हो गए, है ना, पॉल व्हीटली हो गए, जेम्स हो गए, इन्होंने क्या किया था, इस पर एक तरीके से सवाल उठाए थे, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ें वो नहीं है। परंतु अगर आप इधर देखें तो ये विलियम सेंडर्स हो गए, तो ये सब क्या है, उन्होंने अपने एक तरीके से इसको चाइल्ड के मॉडल को आगे बढ़ाने में अपनी भी भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है, आज भी पुरातत्वविदों द्वारा किए गए शोध और प्रकाशनों में शहरी क्रांति एक मुख्य विषय बनी हुई है। जो वो होते हैं एनार्किस्ट होते हैं, पुरातत्वविदों होते हैं, वो सब इसके लिए अभी भी इनका एक मेन विषय रहता है, मेन सब्जेक्ट रहता है शहरी क्रांति को लेकर। चाइल्ड की शहरी क्रांति की अवधारणा ने शहर की योजना पर ध्यान केंद्रित किया, जो प्राचीन शहरों में नियोजन की वर्तमान समझ के अनुरूप है। नेक्स्ट पॉइंट है, शहरी क्रांति का चाइल्ड मॉडल प्रारंभिक राज्यों और शहरों पर पुरातात्विक साक्ष्य का पहला महत्वपूर्ण संश्लेषण था। इनमें से पहला ऐसा एनालाइज करके दिखाया गया था कि हाँ शहरी वो तब माना जाएगा जब इनमें क्या हो, वो 10 लक्षण मिले। तो यही चीज़ है कि ये पहला संश्लेषण था, जिससे 20वीं शताब्दी के विद्युत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नेक्स्ट है, प्राचीन जटिल समाजों के अध्ययन में अभी भी कृषि विस्तार जो है, कृषि का विस्तार, अधिशेष उत्पादन हो गया, शहरीकरण हो गया, शिल्प विशेषज्ञता हो गई, सामाजिक असमानता हो गई, राज्य के उद्धव के विषयों की प्राथमिकता है। तो यही चीज़ें आपने देख लिया कि क्या क्या प्रतिक्रिया रही थी, क्या क्या आलोचनाएं, या कौन से जो स्कॉलर्स थे वो उनके फेवर में थे चाइल्ड मॉडल के। तो ये चीज़ें हैं, और जो चाइल्ड मॉडल आपके जो 10 सिद्धांत थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो 10 लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब आपने देख लिया कि आपको इन क्वेश्चन का अच्छे से आंसर भी मिल गया कि शहरी क्रांति की अवधारणाओं को समझाइए, शहरी क्रांति के मॉडल के महत्व, इसके इम्पोर्टेंस को बताना है, और क्या करना था, इसके 10 संक्षिप्त विशेषताओं को बताना था। तो इसके अंदर आपने ये सब देख लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ हमारे कौन से 3 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, जिससे कि आपको, और आपको मैंने ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैंने शॉर्ट में ये वीडियो कंप्लीट करवा दी, मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, 15 और 20 मार्क्स के क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आपको उतना कंटेंट भी तो होना चाहिए ना कि आप उसे लिख पाएँ। तो मैंने वही कंटेंट आपको देने की कोशिश करी है, और अच्छे से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करी है। कई बच्चों को तो ये वीडियो देखने के बाद ही ये अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, जो आपका यूनिट फर्स्ट था और उसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपके सेकंड पार्ट के ऊपर आएगी, कांस्य युग और धातु प्रौद्योगिकी के संबंधित। तो ये जो 3 क्वेश्चन थे, वो तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आपके इस वीडियो में। सभ्यता से आप क्या समझते हैं, सभ्यता की विशेषताएं, इनके उद्भव के क्या क्या कारण थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कृषि का वो होना, कृषि में नवाचार आना, टेक्नोलॉजी का उत्पादन होना, भौगोलिक स्थिति अच्छी होना, तो ये चीज़ थी सभ्यता के विकास के लिए। संस्कृति भी हमने पढ़ा, और शहरी क्रांति। तो जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। आई होप आप इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करेंगे जिनके पास ये सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।